हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ेंगे, ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन, इनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एनिमेशन के बारे में सीखा था। मे बी अगर कोई आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है वहां पे आप एनिमेशन बिल्ड करोगे, लेकिन जब भी आप कोई वेबसाइट बिल्ड करोगे तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हो। तो इस लेक्चर को थोड़ा सीरियसली देखना, और मैं आपको वादा करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी डाउट हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यार पहला डाउट आपका होगा, भैया ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं स्क्रीन की ओर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट की है। मुझे भी ये डाउट था, तो एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाई देता हूं क्या होता है ट्रांजिशन का मतलब। यहाँ पे हम स्विगी पे आ गए और स्विगी पे आपको खाना देख के बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी, मुझे भी लग रही है। आप देखो, जैसे ही मैं हमें यहाँ पे इतने सारे कार्ड दिख रहे हैं, ये कार्ड है, ये कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है, कार्ड मतलब ये किसी एक बॉक्स के अंदर है, ये किसी बॉक्स के अंदर है। आप देखो यार, जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ इसका साइज छोटा हो जा रहा है। आपको दिख रहा है? इसको दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ इस कार्ड का साइज छोटा हो जा रहा है, दिख रहा है? हाँ, जूम जूम आउट हो जा रहा है, ये देखो छोटा हो जा रहा है। इस पे भी सेम, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मैं अगर इस कार्ड के ऊपर जाता हूँ तो देखो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं इसके ऊपर गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। मैं इसके ऊपर गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? इसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं कि जैसे ही मैंने इसके ऊपर होवर किया, इसकी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। क्या हो गई? इसकी स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। भैया इसके बैकग्राउंड कलर को ये कर देना। सेम यहाँ पे जब मैं यहाँ पे गया तो इन्होंने कहा कि भैया इस कार्ड को थोड़ा सा जूम आउट कर दो, ऐसा कुछ लगा होगा। तो ये हो रहा है आपके ट्रांजिशन की हेल्प से। ये जो आपका चल रहा है ना, ये ट्रांजिशन की हेल्प से चल रहा है और इसका आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे। कैसे? क्योंकि कार्ड को आप बनाओगे बनाओगे, इवन अगर आप लॉगिन बटन बनाते हो, लॉगआउट बटन बनाते हो, जब आप उस बटन के ऊपर होवर करते हो, जैसे मैं अगर इस ऐड वाले के ऊपर होवर कर रहा हूं तो आप देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। ये चेंज कैसे हो रहा है? ये ट्रांजिशन की हेल्प से हो रहा है दोस्त। तो चलो फिर आज हम इसको कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा है, पर इतना इंपैक्टफुल है कि आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे। चलो फिर चलते हैं हम स्क्रीन की ओर। तो हम स्क्रीन पर आए, सबसे पहले मैं एक डिव क्लास लूंगा जिसका नाम हम कंटेनर दे देंगे। फिर मैं एक डिव क्लास बॉक्स हम बना लेते हैं। हम स्टाइलिंग पे आते हैं। स्टाइलिंग पे मैं आया, सबसे पहले हमने यहाँ पे पैडिंग को मार्क करा है। फ्लेक्स कर दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर्स, इस तरीके से। अगला हमारे पास बॉक्स। बॉक्स को भी मैं सेम बोलूंगा कि भैया अपनी हाइट विड्थ ले ले। मान लो इसकी मैंने 150 पिक्सल हाइट दे दी और विड्थ भी 150 पिक्सल दे दी, और इसको बोला अपना जो बैकग्राउंड कलर है वो आप ऑरेंज कर दो। तो अब आपको पता है ये मेरा कंटेनर था और ये उसके अंदर बॉक्स है जिसकी हाइट विड्थ मैंने दे दी कि कह रहा कि आप कहां हो जाओ, सेंटर हो जाओ। अगर इसको मैं ऊपर नीचे करता हूं तो आपको पता है कि आपको क्या एक्सपेक्ट है कि ये कहां जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। ये हमारा पूरा कंटेनर है। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर जाता हूं, जैसे ही मैं इस कार्ड के ऊपर जा रहा हूं, मैं चाह रहा हूं इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये चेंज हो जाए। अच्छा भैया, भैया यार ये कॉन्सेप्ट तो शायद आपने प्रीवियस किसी क्लास में सिखाया था कि यहाँ पे आपने सिखाया था कि इस बॉक्स के ऊपर जा रहे हो, हाँ इसके ऊपर अगर आप होवर करते हो तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो मुझे बैकग्राउंड कलर को पर्पल करना है। मान लो होवर से क्या होता है कि भैया जैसे ही मैं इस बॉक्स के ऊपर जाऊंगा तो इसका कलर को क्या कर देना, पर्पल कर देना। ये देखो जो आप यहाँ पे भी हो रहा था, जैसे इसके ऊपर जा रहा था तो इसका कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा था। क्या ये दिखने में स्मूथ लग रहा है आपको? क्या ये दिखने में आपको स्मूथ लग रहा है? नहीं भैया, स्मूथ तो नहीं लग रहा। भैया होवर का मतलब क्या है? ये जो माउस है जब ये इसके ऊपर जा रहा है इसको होवर करना कहता है। एक और चीज आप देखोगे, जैसे मैं इसके ऊपर जा रहा हूं तो जो माउस है वो पॉइंटर में कन्वर्ट होता है, माउस किस पे कन्वर्ट होता है? पॉइंटर में। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि भैया कर्सर को पॉइंटर कर देना जब आप बॉक्स ऊपर आओगे।
तो जब भी मैं इस बॉक्स के ऊपर लाऊंगा तो देखो वही वाली प्रॉपर्टी आ गई। पर इसको हम स्मूथ कैसे बना सकते हैं? अभी तो यार बहुत दिन लग रहा है, आंखों में चुभ रहा है, ये स्मूथ क्यों नहीं हो रहा है ट्रांजिशन? एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में जब वो चेंज हो रहा है, तो वो चेंज स्मूथली हो। भैया एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल में चेंज हो रहा है, ये तो एनिमेशन में भी तो बोलते थे। तो एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंस क्या है? एनिमेशन में तो ये होता है कि एक स्टाइल से एक सीएसएस स्टाइल से दूसरे सीएसएस स्टाइल में ट्रांजिट करता था। तो देखो अभी मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर मुझे इसके ऊपर ट्रांजिशन लगाना है, तो सबसे पहले इसको ट्रांजिशन की मुझे बताना पड़ेगा, प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी कि मैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या लगाना चाहता हूं और किस पे लगाना चाहता हूं। तो मैं यहां पे दे सकता हूं कि मैं बैकग्राउंड कलर के ऊपर इसको लगाना चाहता हूं, इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, और दूसरा आपको देना पड़ेगा ट्रांजिशन की ड्यूरेशन। तो यहां पे मैं उसकी ड्यूरेशन दे सकता हूं। तो मैंने इसको बता दिया कि भैया जो मैं इस बॉक्स के ऊपर ट्रांजिशन लगाऊंगा वो सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर लगाऊंगा, किसके ऊपर? बैकग्राउंड कलर के, और उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 सेकंड होगी। तो इससे क्या पता चलेगा कि जब आप होवर करोगे इसके ऊपर ऑरेंज से, जब वो पर्पल में कन्वर्ट होगा तो वो 3 सेकंड के अंदर होगा, एकदम से नहीं होगा। तो अब अगर मैं इसके ऊपर करता हूं तो देखो स्मूथली उसके अंदर चेंज आया है। ये खासियत है इसकी। देखो इसके ऊपर मैं जैसे किया स्मूथली उसका कलर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। इवन मैं यहां पे विड्थ वगैरह भी चेंज कर सकता हूं। मान लो मुझे इस बॉक्स की विड्थ को चेंज करना है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। मैं यहां पे बोल सकता हूं कि इसकी विड्थ को आप 300 पिक्सल कर देना। जैसे आप उस बॉक्स के ऊपर होवर करोगे, तो जैसे मैं इस बॉक्स के ऊपर होवर किया तो आप देख सकते हो इसकी विड्थ 300 पिक्सल हो चुकी है। जैसे हटाऊंगा तो इसकी विड्थ ओरिजिनल उसमें वापस आ चुकी है। देखो दिख रहा है? हाँ, तो इस तरीके से हम इसको भी विड्थ के ऊपर भी खेल सकते हैं। और क्या-क्या कर सकता हूं? क्या मैं हाइट को भी चेंज कर सकता हूं? हाँ, आप हाइट को भी चेंज कर सकते हो। तो अगर मैं यहां पे हाइट दे देता हूं, तो मैं हाइट को भी चेंज कर सकता हूं। देख लो, मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो 3 सेकंड के अंदर इसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी। हटा दिया तो भैया ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। ओके, अब मान लो मैंने यहां पे दो चीजें कर दी। ये कर दिया मान लो। मैंने कहा बैकग्राउंड कलर को पर्पल कर देना, हाइट को 300 पिक्सल कर देना। आपको क्या लगता है? क्या ये चेंज होगा? आपको क्या लगता है? क्या इसके ऊपर कुछ चेंज होगा? जैसे मैं यहां पे देख रहा हूं। हाँ भैया चेंज तो हो रहा है। दोनों ही प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, बैकग्राउंड कलर वाली भी हुई है, ये भी हुई है। पर अगर आप ध्यान दोगे ये ऑरेंज से पर्पल एकदम हो गया, लेकिन हाइट वाला स्मूथली चला, क्योंकि यहां पे आपने क्या बोला है कि मैं जो ट्रांजिशन लगा रहा हूं सिर्फ हाइट के ऊपर लगा रहा हूं। आपने बैकग्राउंड कलर के लिए कुछ नहीं बोला। तो बैकग्राउंड कलर जैसे नॉर्मल चेंज होता है कि एकदम ऑरेंज से किसमें चेंज हो जाएगा? पर्पल में। तो यहां पे देखो स्मूथली नहीं हुआ, हाइट वाला स्मूथली हुआ है, क्योंकि यहां पे आपने उसको मेंशन किया हाइट के लिए। आपने बैकग्राउंड कलर के लिए किया। तो उसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं? तो सबसे बेस्ट हम क्या करते हैं, यहां पे ऑल लिख देते हैं कि मैं सारी प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन लगाऊंगा, हाइट हो, विड्थ हो, बैकग्राउंड कलर हो, सबको स्मूथली करना, और उसकी ड्यूरेशन हमारी 3 सेकंड होगी। तो अब अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो देखो दोनों के दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई हो जाएंगी और इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इवन आप विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, मान लो 250 पिक्सल, तो तीनों के तीनों स्मूथली चेंज होंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या काम कर रहा है? ट्रांजिशन काम कर रहा है दोस्त। अब यहाँ पे और हमारे पास क्या-क्या है? मेरे पास यहाँ पे आता है अगला कि ट्रांजिशन क्या? टाइमिंग फंक्शन। मैं कौन सा टाइमिंग फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ? वही जो हमने कल सीखा था। क्या मैं लीनियर इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि लीनियरली ट्रांजिशन होगा, या फिर मैं ईज़िन को इस्तेमाल करना चाहता हूँ? ईज़िन में क्या होता है? देखते हैं कि ट्रांजिशन स्लो स्टार्ट होगा और उसके बाद जल्दी से फटाफट तेजी से बढ़ेगा। देखो ईज़िन। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ ट्रांजिशन के ऊपर, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन वही जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये कहाँ पे आ गया? तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को लगा सकता हूँ, स्पेसिफाई द ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। फिर वो ईज़ आउट में स्पेसिफाई अ ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो एंड। ईज़ इन आउट वही जो हमने कल सीखे थे, वही सारी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि ईज़, लीनियर स्पीड चाहिए, ईज़ इन चाहिए, ईज़ आउट चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी होती है ट्रांजिशन डिले, कि मैं ट्रांजिशन में कितना डिले चाहता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया 2 सेकंड, कि मैं 2 सेकंड का डिले चाहता हूँ जब भी हम ट्रांजिशन करें। तो 2 सेकंड तक कुछ नहीं होगा, उसके बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होगा। तो जो कल हमने एनिमेशन में कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये हमने कल भी पढ़ा था, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले सब यहाँ पे भी हो रहा है। अब इसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी आती है। क्या आती है? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। वो हम कैसे लगा सकते हैं? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रांजिशन, हाँ, मैं किस पे लगाना चाहता हूँ? ऑल के ऊपर लगाना चाहता हूँ, ओके। कितने सेकंड के लिए लगाना चाहता हूँ? 3 सेकंड के लिए, ओके। नाम बता दो, मैंने कहा ईज़ इन, और डिले कितना चाहिए? 2 सेकंड का। तो आप देखोगे ये फिर से अप्लाई इसके ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं इसके ऊपर लाऊंगा, 2 सेकंड के बाद ये स्टार्ट होगा। 2 सेकंड में डिले। तो देखो ये शॉर्ट हैंड उसका प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे आप दे दोगे किस प्रॉपर्टी को लगाना है, दूसरी वैल्यू हो जाएगी कितनी देर के लिए लगाना है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की जो फंक्शन है वो क्या होगा, और डिले हमें कितने का चाहिए। तो ये इसका क्या होगा? शॉर्ट हैंड नोटेशन। आप एमडीएन बॉक्स में जा सकते हो और इसके बारे में पढ़ सकते हो। अलग-अलग इसके शॉर्ट हैंड नोटेशन है कि अगर आप 2 वैल्यू देते हो तो वो 2 वैल्यू क्या होंगी, अगर आप 3 वैल्यू देते हो तो पहला नेम, ड्यूरेशन, डिले, और सेम यहाँ पे अलग-अलग टाइप का हमारे पास यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो इन सब के ऊपर आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये भी हमें समझ आ चुका है, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी हम ट्रांजिशन की समझ चुके हैं। अब सवाल ये है कि ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है? ट्रांजिशन समझ आ गया कि मैं बटन के ऊपर होवर करूंगा, उसके ऊपर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और ये ही 4 प्रॉपर्टी मुझे याद करनी थी, वो मुझे अब समझ आ चुकी है, मेरे भेजे के अंदर जा चुकी है। पर सवाल ये है भैया, ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्या है? बताऊं बेसिक सा डिफरेंस। एनिमेशन ऑटोमेटिकली चलता है। एनिमेशन क्या है? ऑटोमेटिकली चलता है। ट्रांजिशन के लिए हमें एक ट्रिगर मूवमेंट चाहिए होता है कि जब तक मैं इस ऐड वाले के ऊपर नहीं जाता हूं, तब तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। देखो, लेकिन ट्रांजिशन में मुझे कहीं किसी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली सब चेंज खुद ब खुद होता रहता है। जो कोड में लिखा है वो चेंज खुद ब खुद होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ट्रिगर मूवमेंट कि जब तक मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा तब तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। सेम यहाँ पे अगर मैं जाता हूं, मैं जब तक इसके ऊपर नहीं जाऊंगा तब तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या होता था एनिमेशन में कि आप किसी वेबसाइट पे गए तो वहां पे एनिमेटेड वेबसाइट ऑटोमेटिकली चलती रहती है कि कोई गोला घूम रहा है, खुद ब खुद घूमे जा रहा है, तो मैंने उसको बोला कि घूम, ऑटोमेटिकली घूम रहा है। लेकिन ट्रांजिशन क्या चाहिए? उसको ट्रिगर मूवमेंट चाहिए कि भैया स्टार्ट होने के लिए। हाँ, अगर आपने ये एक्शन लिया है तो उसके बाद आपके कलर चेंज हो जाएंगे, उसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी। तो ये सब कौन करता है? आपका ट्रांजिशन करता है। तो आई होप आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर होगा दोनों के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं आपकी कोई भी वेबसाइट है, जो हमने कल भी देखा था कि एनिमेशन वेबसाइट, तो जो हमने कल देखा था, ये वेब फ्लो वाली देखी हमने। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट में चेंजेस खुद ब खुद हो रहे हैं, खुद ब खुद। मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मैं किसी बटन पे क्लिक थोड़ी कर रहा हूँ। ये देखो, खुद ब खुद उसपे चेंज हो रहे हैं, ये सब कुछ। ये देखो इस वेबसाइट के ऊपर, इसको मैं थोड़ी ना ट्रिगर कर रहा हूँ। तो ये एनिमेशन का पार्ट हो गया, जो खुद ब खुद चलते हैं, जिनके ऊपर मैं कंट्रोल नहीं करता। लेकिन हम जो ट्रांजिशन है, उनके ऊपर मैं खुद से कंट्रोल करता हूँ। ओके, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक है, वो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म का। कि भैया ट्रांसफॉर्म क्या है? तो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, हाँ, ये रहा हमारे पास। अब आप देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ये देखो। जैसे मैं इसके ऊपर गया, ये रोटेट होना स्टार्ट हो गया। कितना बढ़िया ये। हाँ,
तो ट्रांसफॉर्म्स क्या होता है कि मैं किसी कार्ड को रोटेट करा सकता हूं, उसको बड़ा कर सकता हूं, उसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकता हूं। पर इसको सीखना क्यों है? अगर मैं आपसे एक बेसिक सवाल पूछूं, ट्रांसफॉर्म को सीखना क्यों है? अभी आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे एक और डी क्लास बॉक्स ले लेता हूं। मान लीजिए मैं यहां पे एक और डी क्लास बॉक्स ले लेता हूं। ओके, तो हमें अभी आउटपुट में दो बॉक्स दिखेंगे, ये चिपके हुए हैं क्योंकि मैंने यहां पे गैप नहीं दे रखा है। चलिए, ये यहां नहीं दे रखा है। चलिए, ये यहां पे अब हमें नजर आ रहा है। एक काम क्या हम यहां पे कर सकते हैं? कहां गायब हो गया? मैं इन दोनों को एक साथ अटैच करा लेता हूं। कहां गायब हो गया? ये नहीं दे रखा है। आउटपुट में दो बॉक्स दिखेंगे, ये चिपके हुए हैं। क्योंकि मैंने यहां पे गैप नहीं दे रखा है। नजर आ रहा है। एक काम क्या हम यहां पे कर सकते हैं? कहां गायब हो गया? मैं इन दोनों को एक साथ अटैच करा लेता हूं। ठीक है, अब हमें साइड बाय साइड चीजें नजर आ रही हैं। ओके, अब यहां पे देखते हैं, पहले इस ट्रांजिशन को हम हटा देते हैं जो प्रीवियस लगे हुए थे। मैं यहां पे एक सिंपल लेता हूं ट्रांजिशन ऑल 3 सेकंड। चलिए, तो ध्यान से देखना, जैसे ही मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, क्या यहां पे कुछ चेंज हो रहा है? ये देखो, ये चेंज होना स्टार्ट हो गया। मैं अगर इसके ऊपर होल्ड करता हूं, ये भी चेंज हो रहा है। ओके, पर भैया इससे फर्क क्या पड़ा? आप यहां पे ध्यान से देखो, मैं अगर इसको ऐसा करता हूं, आप इसको ध्यान से देखो, जैसे ही इसका ट्रांजिशन लग रही है, इसकी वाली की पोजीशन बिगड़ जा रही है। ये देखो, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, तो ये वाला जो उसके बगल वाला है, येलो वाला दूसरा बॉक्स, वो मूव करना स्टार्ट हो गया। ये देखो, ये खुद तो जूम हो ही रहा है, लेकिन अपने बगल वाले को भी मूव करा रहा है ना? हाँ भैया, मैं नहीं चाहता कि ये चीज हमारे कोड के अंदर हो। इसको मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कोड के अंदर ऐसा चीज हो। जैसे आप खुद देखो कि अगर मैं कोई आइटम को सेलेक्ट करता हूं यहां पे, ये वाला, ये जैसे छोटा हो रहा है, तो इससे ये बाकी कार्ड थोड़ी बदल रहे हैं। इस बाकी कार्ड में कुछ चेंज थोड़ी आ रहा है, मैं इस पे कर रहा हूं, तो बाकी का किसी का अलाइनमेंट नहीं बिगड़ रहा है। पर यहां पे क्या हो रहा है? अगर मैं इसके ऊपर ध्यान दें, मैं इसके ऊपर कर रहा हूं, तो ये देखो, ये दूसरा वाला जो उसके बगल वाला, वो भी अपनी पोजीशनिंग को चेंज कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। उसको अपनी पोजीशनिंग को चेंज नहीं करना है। तो इसके लिए ही हम ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं। मैं इसको बड़ा भी करूंगा और ये इसके अलाइनमेंट को खराब भी नहीं होने देगा। जैसा भी हो रहा है, ये बड़ा तो होगा, पर इस बगल वाले का अलाइनमेंट खराब नहीं होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, इस बगल वाले को कुछ स्टाइलिंग दे देता हूं। स्टाइल बैकग्राउंड कलर
रेड कर देते हैं, तो अब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे हमें हेल्प करता है कौन? ट्रांसफॉर्म हमें यहां पे हेल्प करता है। आप देखना ट्रांसफॉर्म हमें हेल्प कैसे करेगा। कौन? तो अब ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो यहां पे हमें हेल्प करता है कौन? ट्रांसफॉर्म हमें यहां पे हेल्प करता है। आप देखना ट्रांसफॉर्म हमें हेल्प कैसे करेगा। मैं ट्रांसफॉर्म बोलूंगा, मैं कहूंगा कि भैया इसको स्केल कर दो 2 से। इससे क्या होगा देखते हैं। मैंने इसके ऊपर इसको स्केल कर दो 2 से। इससे क्या होगा देखते हैं। मैंने इसके ऊपर होवर किया, इसका साइड डबल हो गया। आप देखोगे जो उसका बगल वाला रेड वाला, उस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। आपका जो पेज का अलाइनमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है। पहले आपका पेज का अलाइनमेंट बिगड़ रहा था, अब नहीं बिगड़ रहा है। ये बगल वाला बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, पहले वाले में मूव कर रहा था जब हमने पहले देखा था। तो स्केलिंग से क्या होता है? स्केलिंग कहता है कि आपकी हाइट और विड्थ दोनों को डबल डबल कर दो। कि हाइट भी 300 पिक्सल कर दो और विड्थ भी 300 पिक्सल। अगर आप इसको 3 कर देते हैं, स्केल का मतलब भैया इसको 3 गुना कर दो। तो जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है तो हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्म, हमें उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को लगाना है। हमें उसको बड़ा करना है, छोटा करना है, जो हमें करना है हम यहाँ पे कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे स्केल एक्स करके सिर्फ एक ही वाले को बढ़ा सकते हैं कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डबल हो। ये देखो सिर्फ एक्स डायरेक्शन एक ही वाले को बढ़ा सकते हैं कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में डबल हो। ये देखो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जाके डबल हुआ है। सेम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ स्केल वाई, सिर्फ ये वाई डायरेक्शन में डबल होगा। ये देखो ये, अब ये तो हम सीख गए। और क्या क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, और जो काम अभी आप यहाँ पे कर सकते हो कि मैंने ट्रांसफॉर्म लिखा, मैं उसकी पोजीशनिंग को भी चेंज कर सकता हूँ। ट्रांसलेट, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रांसलेट 100 पिक्सल, 500 पिक्सल। इससे क्या होगा, जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा आप देखोगे ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देगा। शायद नीचे 500 पिक्सल जाने की जगह 200 पिक्सल करते हैं। मैंने इसके ऊपर होवर किया, ये देखो आपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस, तो देखो 100 पिक्सल 200 पिक्सल। तो आप सेम यहाँ पे ट्रांसलेट से क्या कर सकते हो कि मैंने ट्रांसलेट एक्स लिखा तो एक्स डायरेक्शन में उसको 200 पिक्सल दूर ले जाओ। आप देखोगे वो 200 पिक्सल दूर चला जाएगा, इधर 200 पिक्सल दूर चला जाएगा। ओके, मैं ट्रांसलेट वाई करूंगा तो वो नीचे को 200 पिक्सल आ जाएगा। ये देख लो वो नीचे 200 पिक्सल आ चुका है। ये देख लो। क्या भैया मुझे जो ये है, क्या मैं इसको होवर के ऊपर लगा सकता हूं या डायरेक्ट यहां पे लगा सकता हूं? आप डायरेक्ट ऊपर ही लगा सकते हो। तो मैंने ट्रांसफॉर्म को यहां पे लिखा है, मैं ट्रांजिशन को अभी कमेंट डाउन कर देता हूं। आप देखना मैंने कहा भैया ट्रांसलेट वाई उनको 200 पिक्सल नीचे ले जाओ, तो वो अपनी ओरिजिनल वाली पोजीशन से 200 पिक्सल दोनों के दोनों नीचे आ गए। मैं कहूं कि भैया आप 300 पिक्सल आ जाओ तो और नीचे आ जाएंगे। ये देखो ये और नीचे आ गए। मैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में भी लेके जा सकता हूं। मैंने 300 पिक्सल करूंगा तो वो ऊपर चले जाएंगे दोनों दोनों। तो जरूरी नहीं है आपको होवर के ऊपर लगाना है। आप यहां से उनकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो कि वो एक्चुअल में कहां प्रेजेंट रहना चाहते हैं। आप उनकी एक्स डायरेक्शन चाहे वाई डायरेक्शन चाहे सबको आप चेंज कर सकते हैं। इवन अगर आप सिंपल ट्रांसफॉर्म लिखते हैं और ट्रांसलेट लिखते हैं तो यहां से आप बता सकते हैं कि 200 पिक्सल 300 पिक्सल, कि 200 पिक्सल आपको राइट बनाना है, 300 पिक्सल आपको नीचे आना है। तो आपको ये यहां दिखेंगे। ये पोजीशन यहां थी, अब वो आपको यहां नजर आएंगे। तो ट्रांसफॉर्म में जो ट्रांसलेट है इसका बहुत ज्यादा यूज केस है। ओके, अभी मैं आपको इसकी एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसको सुन के आपको मजा आ जाएगा। ट्रांसलेट का प्रयोग हम डिव को सेंटर करने के लिए भी करते हैं। अक्सर आपने जोक सुना होगा कि लोग डिव को सेंटर नहीं कर पाते और ये प्रॉब्लम आप भी फेस करोगे। हां, भाई डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाता है। और भी ये ट्रांसलेट प्रॉपर्टीज भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम सीखेंगे। तो ये हमने ट्रांसफॉर्म के बारे में सीख लिया। अब हमारे पास और क्या-क्या है? ट्रांसफॉर्म सीख लिया। अब मैंने कहा हम यहाँ पे इनको रोटेट भी करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? रोटेट भी करा सकते हैं। तो अगर मैं रोटेट कर दूं 30 डिग्री मैं लिख दूं तो आप देखोगे दोनों के दोनों रोटेट हो जाएंगे 30 डिग्री से। ओरिजिनल कैसे थे? ओरिजिनल कैसे थे? ओरिजिनल ये कुछ ऐसे दिख रहे थे। हाँ, जैसे ही मैंने कहा रोटेट हो जाओ तो दोनों के दोनों रोटेट हो जाएंगे 30 डिग्री से। ये देखो 30 डिग्री से रोटेशन कितने आराम से हो गया। मैं अगर यहाँ पे 90 कर दूं तो 90 डिग्री से रोटेट हो जाएंगे। 90 डिग्री का पता नहीं चलेगा क्योंकि कार्ड ऐसा वैसा हो गया, तो पता नहीं चलेगा रोटेट हुए भी नहीं हुए। तो इनको मैं 40 डिग्री कर देता हूं। तो रोटेशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेगेटिव करोगे तो उल्टे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा। और क्या क्या हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी हमारे पास आती है। क्या एक आती है हमारे पास ट्रांसफॉर्म के साथ ही कि मैं बोल रहा हूँ स्क्यू, स्क्यू एक्स, और यहाँ पे मैंने कहा 30 डिग्री। तो आप देखना वो कैसे हो जाएंगे। नॉर्मली ऐसा था, अभी दोनों इधर को टिल्ट हो चुके हैं। देख रहे हो? हाँ, अगर मैं इसको अपोजिट कर दूं -30 डिग्री कर दूं तो आप देखो कैसे दिखेंगे। एक काम करते हैं इनको अपोजिट में एक साथ ही ले लेते हैं कुछ देर के लिए। तो ये हमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसको अगर 60 कर दूं, ये देखो और ज्यादा टिल्ट हो गया। 90 कर दूं, पूरा ही गायब हो गया। तो 10 कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इनके ऊपर स्क्रीन वगैरह लगा सकता हूँ। सेम आप यहाँ पे स्क्यू वाई आप वाई डायरेक्शन में भी इसको कर सकते हैं। ये देखो अगर मैं इसको 30 डिग्री कर देता हूँ तो आप देखोगे वाई डायरेक्शन में भी इसको कर सकते हैं। ये देखो अगर मैं इसको 30 डिग्री कर देता हूँ तो आप देखोगे ये वाई डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये देखो इसको कहते हैं स्क्यू होना। दोनों पे लगाओ एक साथ क्योंकि दोनों बॉक्सेस हैं। अगर मैं फिलहाल एक को कमेंट कर दूं तो आपको एक ही नजर आएगा। ये देखो ये वाला। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि कैसे यहाँ पे स्क्यू की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। चलो ये तो हमें समझ चुका है। अब और क्या क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, स्क्यू हमें समझ आ चुका है कि एक्स वाई हर एक डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही 4 इसमें इंपॉर्टेंट थे। ट्रांसलेट में ट्रांसफॉर्म में एक आप ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, एक स्क्यू एक स्केल, और एक आप रोटेशन की प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। अब ये तो था हमारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मैं इसके ऊपर 3D ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता हूं? जैसे अभी अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास जो ये बॉक्स था, जब मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं, मान लो मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं, मैं इसके ट्रांजिशन को एक्टिव कर देता हूं, जो ये था, मैं इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म लगा रहा हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं कि ट्रांसलेट एक्स हमें समझ आ गया था, लेकिन जब मैं इसको कह रहा हूं कि भैया ट्रांसलेट जेड हो जाओ, ओके हाँ, और 200 पिक्सल हो जाओ, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मुझे पता है जब मैं ट्रांसलेट एक्स करता हूं तो एक्स डायरेक्शन में वो 100 पिक्सल 200 पिक्सल खिसक जाता, वरना वाई में करता तो वाई में 200 पिक्सल, पर जेड में कहां खिसकेगा पता कैसे चलेगा? जैसे अगर मैं इसकी ओरिजिनल की बात करूं, अभी अगर मैं यहां पे दिख रहा है, मैं जैसे इसको होवर करूंगा तो कुछ नहीं हो रहा है। मैं अगर इसको ट्रांसलेट एक्स करता हूं 200 पिक्सल, मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो ये 100 पिक्सल साइड में खिसक जा रहा है, दिख रहा है? हां, मैं अगर इसके ऊपर ट्रांसलेट वाई करता हूं तो ये अपने ओरिजिनल वाली पोजीशन से नीचे को 100 पिक्सल आ जाएगा, देख रहे हो? हां, लेकिन मैं कह रहा हूं जब मैं ट्रांसलेट जेड कर रहा हूं उस समय तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, उस समय तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये कुछ हो ही नहीं रहा भैया इसके ऊपर, ये ऐसा इसलिए हो रहा है
ये आपका एक कार्ड है, ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ, ये कार्ड ऐसे मूव हो सकता है, हाँ, ठीक है, आपको दिख रहा है, ये ऐसे मूव हो सकता है, हाँ, दिख रहा है। अब क्या अगर ये ऐसे मूव हो, तो भाई ये नहीं दिख रहा मुझे, क्योंकि जेड डायरेक्शन आपकी ये हुई ना, आप तीन डायरेक्शन में मूव होते हैं, या एक्स डायरेक्शन में, या वाई डायरेक्शन में, या जेड डायरेक्शन में, ट्रांसलेट का मतलब यही तो है कि भैया इसको इतना मूव कर दो, पर मुझे पता नहीं चला कि मेरे पास आ रहा है, क्योंकि भैया जो हमारी ये डिवाइस है, ये कैसी है, ये 2 डायमेंशनल डिवाइस है ना? जो लैपटॉप है, जो वेबसाइट होती है, ये लैपटॉप क्या है, हमारी 2 डायमेंशनल है, तो मैं इसमें डेप्थ को नहीं दे सकता खुद से, इसलिए ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है। एक्स वाई तो दिख रहा है, क्योंकि उसको इधर को मूव करना है, आप क्या कर सकते हो, आप इधर को मूव कर सकते हो, तो आपको मूवमेंट दिखेगा, आप ऊपर को जा सकते हो, लेकिन जब ये बात आई कि आपको स्क्रीन के बाहर आना है, जेड का कैसा होता है, जो बाहर को आता है, बाहर को, एक्स डायरेक्शन ये हो गई, वाई डायरेक्शन ये हो गई, लेकिन जेड बाहर को आता है, बाहर वाला कैसे दिखेगा मुझे? मैंने अप्लाई तो कर दिया ट्रांसलेट जेड कि 200 पिक्सल वो कर दो, पर दिखेगा नहीं। तो यहां पे हम गेम खेलते हैं पर्सपेक्टिव का। किसका? पर्सपेक्टिव। तो जो इसका पेरेंट कंटेनर होगा, उस पर मैं कोई वैल्यू डाल दूंगा, मान लो मैंने 800 पिक्सल डाल दी, पर्सपेक्टिव का भी मीनिंग तुम्हें समझाऊंगा, इससे क्या होगा आप देखना। अब मुझे ये जेड दिखना स्टार्ट हुआ है कि ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, दिख रहा है, पहले दिख नहीं रहा था कि मेरी तरफ आ रहा है, अब ये मुझे दिख रहा है कि हाँ ये क्या हो गया है, ये यहां पे 200 पिक्सल आगे खिसका है जेड डायरेक्शन में। आप देखो ना, एक्स डायरेक्शन ऐसी होती है, वाई ऐसी होती है, तो जेड कैसी होगी, जो स्क्रीन से बाहर आएगी। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि ये एलिमेंट जहां रखा है, मैं इस बॉक्स के ऊपर ही लगा रहा था ना, हाँ, उसके पेरेंट को मुझे के ऊपर मुझे पर्सपेक्टिव सेट करना पड़ता है। वहां पे मैं ये बताता हूं कि भैया ये 2D डिवाइस है, इसको एक 3D बना दो। 3D एक्चुअल में नहीं बनेगा, सिर्फ वो विजुअलाइज में बनेगा। तो इसलिए हम उसके पेरेंट को क्या करते हैं, एक पर्सपेक्टिव मार्क करते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि भैया इसमें थर्ड डायमेंशन इंक्लूड कर देना। मैं बोल रहा हूं कि इसको थर्ड डायमेंशन एक बॉक्स बना दो, जो कि एक थर्ड डायमेंशन का होगा, जो तुम्हारे चिल्ड्रन होंगे, इसलिए वो अब आपको जूम आउट होते हुए नजर आ रहा है। पहले वो बाय डिफॉल्ट क्या था, 2D था, अब वो क्या दिख रहा है, 3D। हाँ, ये 2 डायमेंशनल है। देखो, अगर तुम्हें बेसिक फिजिक्स आती है या बेसिक मैथ्स भी पढ़ी है, तो तुम्हें पता होगा कि वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है। ये क्या है, सिर्फ विजुअलाइजेशन। तो ये सिर्फ मुझे जूम होते हुए दिख सकता है। अगर ये कार्ड है, मैं इसको ऐसे मूव करूंगा, ऐसे मूव करूंगा, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको ऊपर करूं, जब मैं इसको ऐसे करके ला रहा हूं, तो तुम्हें लगेगा कि कार्ड तुम्हारे पास आ रहा है। तो सेम यहां पे भी हो रहा है, सेम यहां पे भी हो रहा है, सेम। ओके, तो ये हम किससे कर रहे हैं, अचीव, पर्सपेक्टिव से। अब पर्सपेक्टिव से हम कैसे अचीव कर रहे हैं, अब पर्सपेक्टिव बोलता क्या है। पर्सपेक्टिव का सिंपल सा मतलब ये है, मान लो तुम वहां से कैमरे से इसको देख रहे हो, इस कार्ड को देख रहे हो, पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि जहां से तुम कार्ड को देख रहे हो, इसका जो डिस्टेंस है, ये 800 पिक्सल है, जो मैंने पर्सपेक्टिव से बताया है। ठीक, हाँ, अब अगर मैं इसको आगे लेके आता हूं, अब तुम इससे क्या होगा, तुम्हें ये कार्ड बड़ा बड़ा नजर आएगा, ये कार्ड क्या बड़ा नजर आएगा, जैसे जैसे मैं इसको आगे लेते जाऊंगा, तुम्हें कार्ड बड़ा नजर आता जाएगा, आ रहा है, हाँ, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्सपेक्टिव कम होता जा रहा है। पहले 800 पिक्सल था, अब वो 300 पिक्सल लगेगा, मतलब मेरी आंखों के उतने सामने पर्सपेक्टिव की मैं उसको कितने दूर से उस आइटम को देख रहा हूं, कि जो आइटम था उसको मैं कितनी दूर से देख रहा हूं। तो जब मैंने उसको जूम करना स्टार्ट करा, कि मैंने कहा उसके पर्सपेक्टिव से उसे 200 पिक्सल आगे ले आओ, तो जब वो 200 पिक्सल आगे आ गया, तो कितना पिक्सल बचेगा, 600 पिक्सल, तो वो मुझे बड़ा नजर आएगा कि भैया ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, तो इस स्क्रीन में ये प्रेजेंट है, तो मेरे और इस स्क्रीन के बीच 800 पिक्सल का पर्सपेक्टिव है। जब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, तो ये पर्सपेक्टिव 200 पिक्सल कम कर देना, तो मतलब 600 पिक्सल का बचेगा। तो अगर कोई तुम्हारे नजदीक आता है, कोई अगर तुम्हारे नजदीक आता है, तो वो तुम्हें बड़ा ही नजर आएगा ना। तो सेम यहां पे भी हो रहा है, ये मेरे नजदीक आ रहा है, तो मुझे बड़ा नजर होते हुए दिख रहा है। ओके, हाँ, तो पर्सपेक्टिव से ये होता है कि भैया जहां पे तुम्हारा ओरिजिनल वो चीज है, वहां से और मेरे आंखों की जो डिस्प्ले है, उसमें कितना डिस्टेंस है, सिंपल ये। तो ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। आई होप आपको समझ आया होगा, जो भी मैंने इतने हैवी वर्ड इस्तेमाल किए। हाँ, इसका बहुत कम प्रयोग करोगे, ये वाला, ये ट्रांसलेट जेट वाला। बस ये कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये आपको कहां प्रयोग हेल्प करेगा, मैं अगर आपको बोलूं कि आपको यहां पे ट्रांसफॉर्म करना है, हमने अभी देखा था रोटेट का, रोटेट, अगर मैं रोटेट एक्स करता हूं, अब आप देखना, रोटेट एक्स की मुझे प्रॉपर तरीके से नजर आएगा। रोटेट एक्स को 30 डिग्री कर दो, दिख रहा है आपको, हाँ, अगर मैं इसको 90 डिग्री कर देता, तो ये रोटेशन में मुझे 90 डिग्री दिखेगा। देख रहे हो कितना बढ़िया एनिमेशन क्रिएट करता, देख रहे हो कितना बढ़िया एनिमेशन क्रिएट कर दिया। अब रोटेट एक्स से क्या हो रहा है कि ये एक्स है, इसको इससे रोटेट करो, तो ये आपको ऐसे करके रोटेट होते हुए दिख रही है। वाई में करूंगा तो ये आपको ऐसे होते हुए रोटेट हुए नजर आएगी, और जेड में बोलूंगा तो ये आपको ऐसे रोटेट होते नजर आएगी, क्योंकि किसी भी चीज को आप तीन तरीके से रोटेट कर सकते हो। ये कार्ड इसको रोटेट कर सकते हो, या ऐसे होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या फिर आप इसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे करके रोटेट कर सकते हो। तीन तरीके हैं रोटेट करने के, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर इसके ऊपर फर्स्ट लिख देता हूँ, और फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, कलर व्हाइट, चलिए अब आप देखना कितना बढ़िया नजर आ रहा है, कितना बढ़िया नजर आ रहा है। तुम खुद से बना सकते हो। अगर इसको अगर मैं -90 डिग्री कर दूं, तो आप देखोगे ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पे भी आपको पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव को देना पड़ेगा। ये देख लो, तो इस तरीके से मैं अपने आइटम की अलाइनमेंट को रख सकता हूँ। -40 डिग्री करूंगा तो आपको खुद नजर आ जाएगा। ये देखो, जैसे मैं उसके ऊपर जाऊंगा, इस तरीके से वो प्रेजेंट रहेगा। सेम अगर मैं इसको रोटेट वाई कर दूं, ये देखो अभी आपको टेढ़ा होते हुए नजर आएगा, देख रहा, हाँ, वाई डायरेक्शन में कर रहा है। अरे इसको अगर मैं 40 कर दूं, तो ये उसी के अपोजिट में चल जाएगा। ये देखो, ये इस बात का याद रखना, पर्सपेक्टिव को ऐड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसको किस पे करना है, पेरेंट पे करना है। वो सिंपल ये बता रहा है जिससे हम डेप्थ ढूंढ पाएं। पर्सपेक्टिव में तुम्हें सिंपल सा मीनिंग बताऊं ना, मैं मेरे पीछे तुम्हें एक स्क्रीन नजर आ रही होगी, वरना वीडियो के स्टार्टिंग में देखना, तुम बता सकते हो कि मेरे और जो मेरे पीछे बैकग्राउंड है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 3 मीटर का है, 4 मीटर का, 5 मीटर का, कैसे बताओगे, नहीं पता चलता। एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलती, कभी भी पता नहीं चलती। तुमने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो फोटो खिंचाते हैं और ऐसा हाथ रखते हैं, अब फिर एक फोटो रहती है जिसमें उनको लगता है कि उसने चांद को पकड़ रखा है, लगता है ना फोटो में। कितने लोगों ने ऐसी फोटो क्लिक करी है,
कि वो चांद के सामने ऐसी फोटो कर देते हैं, ये भी ताजमहल के सामने जाएंगे, ऐसा हाथ करेंगे, ऐसा लगता है कि भैया ताजमहल उनके हाथ के अंदर है। बहुत लोग करते हैं, पर एक्चुअली में तो होता नहीं है ना, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि भैया इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो डेप्थ, वो मेन गेम है, वही हमारा पर्सपेक्टिव बताता है। ओके, हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि 3D मूवी हमें 3D क्यों लगती है, क्यों वहाँ पे हमें डेप्थ भी नजर आती है। चलिए फिर, ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अब ऐसे ही आप सीएस डेप्थ भी नजर आती है, वो क्लिक करिए, मूवी हमें 3D इसको अगर मैं डेप्थ एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलती, कभी भी पता नहीं चलती। तुमने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो फट रहा है। ओके, हाँ, इसी आपने देखा होगा कि 3D मूवी हमें 3D क्यों लगती है, क्यों वहाँ पे हमें डेप्थ भी नजर आती है। चलिए फिर, ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अब ऐसे ही आप सीएसएस के 3D ट्रांसफॉर्म के ऊपर बाकी चीजों को भी देख सकते हो। मैंने ये कॉन्सेप्ट समझा दिया, पर्सपेक्टिव वाला, रोटेट को समझा दिया, स्केल को हमने, आप स्केल को भी आप खुद से समझ सकते हैं कि इसमें स्केलिंग किस तरीके से काम करेगी, ट्रांसलेट कैसे करेगा। तो इनको आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है 3D ट्रांसफॉर्मेशन जो भी मैं आपको बता रहा था। तो मेन में आप ट्रांसफॉर्मेशन में नॉर्मली ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हो, रोटेशन वगैरह, ये आप रियली ही यूज करोगे। कौन सा वाला, ये पर्सपेक्टिव वगैरह, मैं भी रियली यूज करता हूँ। बस आपको एक आइडिया दे दिया। अब हम यहाँ पे एक गेम खेलते हैं। गेम क्या है, मान लो मुझे किसी चीज को रोटेट कराना है, किसी चीज को रोटेट कराना है, जैसे यहाँ पे ये रोटेट हो जा रहा है ना, रोटेट हमने सीख लिया था कि किसी चीज को रोटेट कैसे करना है, कि मैं यहाँ पे लिखूंगा रोटेट अब 50, तो वही वो रोटेशन में हमें दिख जाएगी कि वो रोटेट हो रही है। मैं इसको होल्ड करूंगा तो ये मुझे रोटेट नजर आएगी। मैं कह रहा हूँ कि ये रोटेट होते रहे, ये रोटेशन चलता रहे, इसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ रोटेशन होता रहे, अभी तो मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, उसके बाद ये रोटेशन हो रहा है, मैं बोला ये घूमता रहे हमेशा, ये हमेशा घूमता रहे, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? हाँ दोस्त, एनिमेशन का। किसका? एनिमेशन का, बिल्कुल सही गेस किया आपने। तो मैं इसको फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। और तो एनिमेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं कि एट द रेट की फ्रेम हम यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रेम का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मान लो मैंने मूवी नहीं दिया, तो मान लो मुझे इसी बॉक्स को रोटेट कराना है बार बार, कैसे करा सकता हूँ? तो हम क्या करते हैं, एनिमेशन में चलते हैं, तो सबसे पहले हम एनिमेशन का कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे इसने इतनी सारी वैल्यू ले ली एनिमेशन की, इसको अंडू करते हैं कि एनिमेशन का नेम हमने मूवी में दिया, एनिमेशन की ड्यूरेशन कितनी हम चाहिए, हमें चाहिए 5 सेकंड का, ठीक है, 3 सेकंड ले लेते हैं। और एनिमेशन हमें लीनियर चाहिए, तो उसको हम कुछ दे नहीं रहे हैं, ओके। और एनिमेशन का काउंट ले लेते हैं, एनिमेशन एडिशन काउंट मान लो फिलहाल के हमने 1 ही रख दिया, ओके। तो की फ्रेम में मैं क्या लिख सकता हूँ कि फ्रॉम कहाँ से मुझे क्या चाहिए, और टू कहाँ से कहाँ जाना मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि ये जो गोला है ये रोटेट होता है, कैसे रोटेट होगा? तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता हूँ कि ट्रांसफॉर्म कहाँ से, कि भैया इसको रोटेट करो, कहाँ से, 0 डिग्री से, कितने पे भैया इसको रोटेट करना है हमें 360 डिग्री। अब आप देखोगे ये खुद ब खुद 360 डिग्री रोटेट हो गया, मैंने वेबसाइट रिफ्रेश करी, रोटेट हो गया। मैं चाह रहा हूँ ये रोटेट होता रहे, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इनफाइनाइट मार्क कर सकता हूँ। अब ये घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, भैया ये रुक क्यों जा रहा है फिर? तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं कि एनिमेशन जो टाइमिंग फंक्शन है उसको हम लीनियर मार्क कर सकते हैं, अब घूमता ही रहेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ऐसे मैं क्या बना सकता हूँ, इसको सर्कल भी बना सकता था, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, दैट इज सो पिक्सल का, ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो घूमता जा रहा है। इसको सर्कल कैसे बना सकता हूँ मैं, इसके बॉर्डर रेडियस डाल दूंगा, कितना डाल दिया 50%, ये लो, ये फर्स्ट बाहर चला गया, फर्स्ट को हटा देते हैं, ये लो भाई, हमारा क्या बन गया एक। अब ये घूम रहा है, पर ये नजर नहीं आएगा, मैं घूमते हुए क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि भैया वो सर्कल है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तब वो घूमते हुए नजर आएगा। ये देखो, क्योंकि सर्कल में जब वो घूम ही रहा है तो पता नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी चीज को बार बार घुमा भी सकते हैं। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करा है, एनिमेशन का प्रयोग करा है सिंपली। ये देख लो एनिमेशन का हमने क्या करा है यहाँ पे, सिंपली प्रयोग किया। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, अभी तो ये ऐसे घूम रहा है,
क्या मैं इसको ऐसे सर्कल में घुमा सकता हूँ? ऐसे, ऐसे कि एक कोई गोला है, मान लो मेरे पास एक गोला है कोई, हाँ, मैं चाहता हूँ ये ऐसे करके घूमे, ऐसे करके, क्या मैं इसको घुमा सकता हूँ? कैसे घुमाएंगे? अच्छा डाउट, हर बार घुमा भी सकते हैं यहाँ पे हमने, क्योंकि भैया वो सर्कल है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये देखो घूम घूम, ये एनिमेशन जो टाइमिंग फंक्शन है उसको हम लीनियर मार कर सकते हैं, अब घूमते रहेगा। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ऐसे मैं क्या बना सकता हूँ, इसको सर्कल भी बना सकता था, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, हेड है 100 पिक्सल का, ऐसे करके, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये देखो घूमता जा रहा है, इसको सर्कल कैसे बना सकता हूँ मैं? इसके बॉर्डर रेडियस डाल दूंगा, कितना डाल दिया? 50%। ये लो, ये फर्स्ट बाहर चला गया, फर्स्ट को हटा देते हैं, ये लो भाई, हमारा क्या बन गया? अब ये घूम रहा है, पर ये नजर नहीं आएगा, मैं घूमते क्यों नजर नहीं आएगा? क्योंकि भैया वो सर्कल है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तब वो घूमते हुए नजर आएगा। ये देखो, क्योंकि सर्कल में जब वो घूम ही रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो इस तरीके से हम किसी चीज को बार बार घुमा भी सकते हैं। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग करा है? एनिमेशन का प्रयोग करा है, सिंपली। ये देख लो, एनिमेशन हमने क्या करा है यहाँ पे? सिंपली प्रयोग किया है। अब मेरा सवाल तुमसे ये है, अभी तो ये ऐसे घूम रहा है, क्या मैं इसको ऐसे सर्कल में घुमा सकता हूँ? ऐसे, ऐसे कि एक कोई गोला है, मान लो मेरे पास एक गोला है कोई, हाँ, मैं चाहता हूँ ये ऐसे करके घूमे, ऐसे करके, क्या मैं इसको घुमा सकता हूँ? कैसे घुमाएंगे? अच्छा डाउट है ना? हाँ भैया, इससे हम एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कौन सा वाला? सोलर सिस्टम वाला। क्या अगर हमें पता चल गया कि ये घूमता कैसे, किसी क्या हूँ, फिर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तो ये सिर्फ ऐसे ही घूम रहा है, मैं चाह रहा हूँ ऐसे करके घूमे, कैसे घुमा सकते हैं? तो एक लेते हैं हम छोटा सा प्रोजेक्ट। यार इसने मुझे परेशान कर रखा भाई, क्यों क्यों पीछे पड़ा हुआ भाई? ये ले, तो यहाँ पे एक ले लेता हूँ फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, और एक ले लेते हैं हम स्टाइलर डॉट एच टी एम एल, तो ओ नहीं, स्टाइलर डॉट सी एस एस। चलिए हम यहाँ पे आ गए, मैं फर्स्ट डॉट एच टी एम एल को पकड़ता हूँ, यहाँ पे हम आए, और यहाँ पे सबसे पहले इसको लिंक करा देते हैं डॉट स्लैश स्टाइलर डॉट सी एस एस। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्त, मान लो मेरे पास ये डिव है, क्लास कंटेनर, चलो इसको तो बता ही देता हूँ, और एक डिव क्लास बॉक्स, ठीक है? तो इस स्टाइल वाले का ही पहले तो ऊपर, ठीक है, तो इस स्टाइल वाले का ही पहले तो ऊपर वालों को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कि भैया इसमें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, डिस्प्ले वगैरह इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? और अपने बॉक्स वालों को अगर मैं पकड़ता हूँ, उसकी हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, ओके। आप यहाँ पे एक चीज देखना, इसके बैकग्राउंड कलर को रेड कर देते हैं। चलिए आप यहाँ पे एक चीज देखना, जब मैं फर्स्ट डॉट एचटीएमएल को ओपन इन लाइव सर्वर करता हूँ, आप यहाँ पे देखना ये रेड वाला यहाँ पे चिपका हुआ है, क्योंकि मैंने अभी डिस्प्ले प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी सेट नहीं करी है, ओके? हाँ, क्योंकि मैंने सिंपल कंटेनर लिया, उसकी हाइट को 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि ये बॉक्स कहाँ आ जाए, यहाँ पे सेंटर पे आ जाए, ये कहाँ जाए? सेंटर पे आ जाए। मैं इसको सेंटर पे कैसे ला सकता हूँ? क्या है मेरे पास कोई तरीका? मैं कह रहा हूँ आपको फ्लेक्स का इस्तेमाल करना, आपको इस बॉक्स को सेंटर पे लेके आना है। अब ये मैं कर सकता हूँ, मैं क्या करूंगा कि भैया इसके पैरेंट वाले डिस्प्ले क्या कर दूंगा, रिलेटिव कर दूंगा, सॉरी पोजीशन रिलेटिव, डिस्प्ले कर रहा हूं मैं पोजीशन रिलेटिव, और इसको मैं कर दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट। ये तो कर सकता हूं मैं पोजीशन एब्सोल्यूट, क्योंकि अगर मुझे बॉक्स वाले का एब्सोल्यूट मार्क करना है तो मुझे इसको रिलेटिव मार्क करना पड़ेगा। अब मैं यहां से ये कह सकता हूं कि भैया अपने पैरेंट के टॉप से आप 50% आ जाओ, ठीक है, और लेफ्ट से भी 50%। कह सकता नहीं कह सकता? हाँ, इससे क्या होगा, ये यहां पे आ गया, यहां पे आ गया। मैं क्या कह रहा हूं कि भैया ये यहां पे चिपका हुआ था, तो मैं कह रहा था अपने पैरेंट के से टॉप से 50% दूर हो जाओ, और लेफ्ट से भी 50% दूर हो जाओ। पर ये अभी सेंटर्ड नहीं है, ये अभी क्या नहीं है, सेंटर्ड नहीं है। तो इसको हम सेंटर्ड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप देखोगे बिल्कुल सेंटर पे तो है ही नहीं। इसको अगर आपको सेंटर पे करना है ना, बहुत आसान है, ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल करना है, आपको ट्रांसलेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, और आपको यहाँ पे लिखना है -50% कॉमा -50%, और आपकी डिव सेंटर हो जाएगी।
इतना आसान है, इतना। और आप आपकी डिव सेंटर हो जाएगी। इतना आसान है, इतना आसान है। अब ये सेंटर हो गया, तो ये हुआ कैसे? चलो मैं समझाता हूँ पहले तुम्हें। यहाँ पे हमने करा क्या? फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट डाउन करता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट करता क्या है। ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट करता क्या है? अगर फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूँ, तो मुझे पता है ये यहाँ पे लिखेगा। ओके, मैं अगर ट्रांसलेट पे लिख दूँ 30 पिक्सल, 40 पिक्सल, तो आपको पता है वो क्या करेगा? जहां पे उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहां से वो राइट से 30 पिक्सल चला जाएगा, नीचे को 40 पिक्सल चला जाएगा। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे उसी की जगह में ये लिख दूं 50% और 50%, ये 50% का मतलब क्या है? ये 50% का मतलब क्या है? 50% का यहाँ पे मतलब है कि खुद की विड्थ का 50%, खुद के जो हाइट है उसका 50%, जो भी इस बॉक्स की विड्थ होगी उसका 50% और जो इसकी हाइट होगी उसका 50%, इसको खिसकाना है। कि मान लो ये जो डिव था मेरा, ये, हाँ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी, तो मैंने इसको कहा कि भैया ट्रांसलेट 50% 50%। इसका मतलब है कि इसको अपनी पोजीशन से कहां खिसकना है? इसको अगर मैं कॉपी करता हूं, इसको अगर मैं करता हूं, तो ये ऐसे करके खिसक जाएगा। तो ये कितना खिसका है? ये कितना खिसका है? ये खिसका है जितना इसका ऊपर से 50% और यहां से भी 20 वाले से भी, यहां से भी 50%, यहां से भी 50%, यहां से भी 50%। मान लो इसकी हाइट 100 पिक्सल होगी और इसकी भी 100 पिक्सल होगी, तो ये कहेगा कि भैया 50 पिक्सल नीचे खिसक जा और 50 पिक्सल इधर को खिसक जा। 50% का मतलब ये है कि खुद के रिलेटिव में, किसके? खुद के हाइट के और विड्थ के रिलेटिव में मुझे कितना खिसकना है। तो ये 50% आपका हुआ है। क्लियर पॉइंट? इसका आप बहुत ज्यादा प्रयोग करोगे इसका। तो यहाँ पे जब भी हम ये 50% मार्क करते हैं ना, तो ये 50% किसका? जो इसकी हाइट और विड्थ थी, वहां से मुझे कितना खिसकना है। ओके, हाँ, तो ये आपको ये बताता है। वरना अगर मैं नॉर्मल लगाता कि भैया इसको 100 पिक्सल कर दो इधर, हाँ, तो 100 पिक्सल रहता, 100 पिक्सल नीचे कर दो, तो ये ऐसे दिखता मुझे। लेकिन जब मैंने 50% किया, तो 50% मेरे किसके? जो मेरी विड्थ है और 50% जो मेरी हाइट है, उससे मुझे उतना दूर कर दो, तो ये आपको ऐसे करके नजर आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? अब ये इस प्रॉपर्टी से सेंटर कैसे हुआ? बात तो वो है ना, इस प्रॉपर्टी से सेंटर कैसे हो गया? सवाल तो यही है जो मेन गेम है, ये सेंटर कैसे हो गया? इससे। तो इससे सेंटर ये इसलिए हुआ जब मैंने इसको -50 और -50% किया। आप देखो, इससे ये सेंटर क्यों होगा? अगर आप एक बेसिक दिमाग लगा तो यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा एक कंटेनर है। इस कंटेनर की मैं विड्थ को 400 पिक्सल बोल देता हूँ और हाइट को कह देता हूँ 300 पिक्सल। और इसके अंदर एक बॉक्स प्रेजेंट था, ये जो हमारा था, ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा बॉक्स है। मैंने कहा कि भैया ये जो है हमारा, ये जो बॉक्स है, इसको मैंने कहा कि आप टॉप से 50% और लेफ्ट से 50% दूर चले जाओ। तो इसका जो 50% होगा, ये ऊपर का कितना आएगा? 150 पिक्सल के अराउंड आएगा और लेफ्ट से 200 पिक्सल, क्योंकि इसका भी 50%, क्योंकि मैं कह रहा हूं टॉप से 50% नीचे आओ और लेफ्ट से भी 50% नीचे आओ। तो ये आपको यहाँ पे नजर आया। इससे क्या हुआ कि मुझे पता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर वाला, ये आपका 150 पिक्सल है। ठीक, हाँ। और अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका 200 पिक्सल है, 200 पिक्सल, यही तो होगा? हाँ। अब आप खुद देखो, अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 150 पिक्सल है, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पिक्सल है। मुझे पता है अब यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका 200 पिक्सल होगा, हाँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपका क्या होगा? 150 पिक्सल होगा। अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक 150 पिक्सल है, तो ये नीचे वाली लाइन पे आपकी 150 पिक्सल होगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक, मैं इस लाइन को कुछ और कलर देता हूँ, ये चलो, और इस, हाँ, चलो, तो मैंने कलरिंग अलग-अलग दे दिया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 150 पिक्सल होगी, तो नीचे वाली भी तो 150 पिक्सल होगी, तभी 300 पिक्सल बनेगा। हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पिक्सल है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पिक्सल, क्योंकि तभी 400 पिक्सल बनेगा। तो इसलिए ये एलिमेंट यहाँ पे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में नहीं आया। ये सेंटर पे कब आएगा? ये सेंटर पे कैसे आ सकता है? अगर मैं आपको बोलूँ ये 50 पिक्सल का है, ये वाला, ये जो बॉक्स है, ये 50 पिक्सल का है। अगर ये 50 पिक्सल का हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन कितने पिक्सल की होगी? 200, 250 और ये बन जाएगी मेरी 150 पिक्सल की लाइन। तो मुझे इसको कितना खिसकाना पड़ेगा? मुझे इस वाले को 25 पिक्सल खिसकाना पड़ेगा। 25 पिक्सल क्या होगा कि भैया इधर भी मेरे पास 175 पिक्सल, इधर भी मेरे पास 175 पिक्सल और 50 पिक्सल का ये खुद है। तो मैंने इसको विड्थ में इधर को कितना खिसकाया है? 25 पिक्सल। और सेम मान लो अगर हाइट मेरी, जो हाइट है वो भी मान लो 50 पिक्सल है, तो यहाँ पे सेम वही कहानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक 150 पिक्सल है, 50 पिक्सल का अगर ये खुद है, तो ये 200 पिक्सल हो गया। तो नीचे वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना होगा? 100 पिक्सल होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा?
इसको 25 पिक्सल ऊपर भी खिसकाना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटर पे आ पाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा कि भैया ट्रांसलेट करो -50% और -50%। बेसिक मैथ्स है दोस्तों, बेसिक मैथ्स है। अगर बेसिक अलजेब्रा भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूँ कि भैया ये 200 पिक्सल है, तो ये वाला अगर मैं इसको 50 पिक्सल बोलता हूँ, इसको अगर मैं 50 पिक्सल बोलता हूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक 200 पिक्सल है, यहाँ से यहाँ तक 250, तो ये लास्ट वाला कितना का बचेगा आपका? ये लास्ट वाला कितने का बचेगा? लास्ट वाला आपका 150 पिक्सल का बचेगा। हाँ, पर ये सेंटर में तो है नहीं। क्यों नहीं है सेंटर में? क्योंकि मुझे इसको खिसकाना पड़ेगा। सेंटर में तभी होगा ना, जितना लेफ्ट में स्पेस है उतना ही राइट में भी होना चाहिए। तो इधर भी 175 होगा, इधर भी 175 होगा, तभी होगा। तो इसको मुझे कितना खिसकाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड को मुझे इसको 75 पिक्सल खिसकाना पड़ेगा, सॉरी 25 पिक्सल खिसकाना पड़ेगा। तो जब मैं इसको 25 पिक्सल खिसकाऊंगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है कि 50%, इस 50 पिक्सल का 50% कितना? 25 पिक्सल, इसीलिए -50%। सेम हाइट के लिए भी -50%। इस तरीके से वो चीज सेंटर पे आ जाती है। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब हम आते हैं कि मैं किसी एलिमेंट को घुमा कैसे सकता हूं। ओके, मैं किसी एलिमेंट को घुमा कैसे सकता हूं। तो मैं यहाँ पे एनिमेशन दे देता हूं। सबसे पहले एनिमेशन, और यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए इसको ऐसी वो कर देते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, जहां एटलीस्ट यहाँ पे सेंटर पे नजर आए। मैं इसको रोटेशन में कैसे लेके जाऊंगा उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एनिमेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एनिमेशन में उसको मैं जहां एटलीस्ट ये यहाँ पे सेंटर पे नजर आए, मैं इसको रोटेशन में कैसे लेके जाऊंगा उसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये एनिमेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो एनिमेशन में मैं यहाँ पे मार्क कर सकता हूँ एनिमेशन का नाम मूविंग, एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकंड, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर रखना। ओके, चलिए, और एनिमेशन काउंटर इसको इनफाइनाइट कर देना। चलो, तो मैं की फ्रेम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, मूविंग। तो मैं की फ्रेम कैसे लगाते हैं? ऐसे लगाते हैं, मूविंग लिखा, मूविंग में क्या करना पड़ेगा मुझे? फ्रॉम, और ये नीचे वाला टू, ये मैंने कर दिया। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? अगर मुझे इसको मूव कराना है, रोटेट करना है, तो पहले मैं इसको रोटेट कराता हूं। रोटेट करने का हमें पता है कि हमें यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखना है, और यहाँ पे मुझे इसको रोटेट करा देना है कि रोटेट 0 डिग्री से आपको कितना होना है? रोटेट आप होते जाइए 90 डिग्री तक। ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री, क्योंकि एक पूरा चक्कर में उसे कटा रहा हूं। तो आप देखोगे ये हमें रोटेट होते हुए नजर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं यार ये सर्कल में नजर कब आएगा मुझे? तो आप देखोगे 360 डिग्री, क्योंकि एक पूरा चक्कर में उसे कटा रहा हूं। तो आप देखोगे ये हमें रोटेट होते हुए नजर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं यार ये सर्कल में नजर कब आएगा मुझे? आप देखोगे ये हमें रोटेट होते हुए नजर आ रहा है। अब मैं कह रहा हूं यार ये सर्कल में नजर कब आएगा मुझे? ये सर्कल में घूमते हुए नजर कब आएगा? आप खुद देखो, ये मुझे
ये सर्कल में घूमते हुए नजर कब आएगा? अगर मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं इसकी जगह में अगर ये कर देता हूँ, ट्रांसलेट एक्स 100 पिक्सल, इससे क्या होगा? अगर मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ, भैया इससे तो कुछ भी नहीं होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो आप फालतू में स्टेप लिख रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये 100 पिक्सल दूर चला गया, ओरिजिनल पोजीशन उसकी यहाँ थी, वो 100 पिक्सल दूर चला गया। अगर मैं इसको 200 पिक्सल कर दूं और इसको भी 200 पिक्सल कर दूं, तो इससे तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वो इधर को खिसक गया। पर इससे फर्क क्या पड़ा? अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो इससे तो कुछ भी चेंज हुआ, सिर्फ वो इधर को खिसक गया। पर इससे फर्क क्या पड़ा? अभी मैं आपको दिखाता हूं कि रोटेट 0 डिग्री, आप मैजिक देखना यहाँ पे, और रोटेट 360 डिग्री, एक मैजिक दिखना जो अभी आपको यहां पे नजर आएगा। ये अब सर्कल में घूमना स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ भैया? पर ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कैसे हुआ? ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कैसे हुआ? दिख रहा है आपको? अगर मैं इसके बॉर्डर रेडियस को 50% कर देता हूं, तो अब आपको ये प्रॉपर सर्कल ही नजर आएगा। रोटेशन स्टार्ट हो गया। पर ये हुआ कैसे? इससे, इसकी हेल्प से कैसे हो गया? अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज 100 पिक्सल कर देता हूं, तो ये सर्कल भी मुझे अब बड़ा नजर आएगा। देखो, कर देता हूं, तो ये सर्कल भी मुझे अब बड़ा नजर आएगा। देखो, पर ये सर्कल में घूमते हुए घूम कैसे रहा है? ये समझ नहीं आ भैया, ये सर्कल में घूम कैसे रहा है, ये समझ नहीं आ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। अब ये मैजिक हुआ कैसे, उसको मैं समझाता हूं। फिलहाल के लिए मैं सबसे पहले इस बॉर्डर रेडियस को हटाता हूं, ताकि मैं मैजिक को आपको समझा पाऊं। अभी ये देखो, अभी भी सर्कल में घूम रहा है। मैं इस ट्रांसलेट को भी हटाता हूं और इस ट्रांसलेट को भी हटाता हूं। अब आप यहां पे देखो, ये बॉक्स कैसे करके घूम रहा है। ये बॉक्स ऐसे ही घूम रहा है, हाँ ऐसे ही घूम रहा है, आपको घूमते हुए नजर आ रहा होगा। अब आप यहां पे अगर कुछ देर के लिए थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, अगर मैं इसको इसको रोकता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है दोस्त, मैं समझाता हूं तुम्हें कैसे। मैंने यहां पे अभी ये लिखा है रोटेट 0 डिग्री, रोटेट 300 डिग्री। ये ऐसे सर्कल में कैसे? मैंने यहां पे भी ये लिखा है रोटेट 0 डिग्री, रोटेट 300 डिग्री। ये ऐसे सर्कल में क्यों हुआ? ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, ओके? मैं इसको बोल रहा हूं आप रोटेट होते जाइए। आप क्या करते जाइए? रोटेट। अभी जब ये रोटेट हो रहा है, ठीक है? अभी इनिशियल पोजीशन इसकी होगी, हां, कुछ देर के बाद इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी? अगर मैं यहां पे अगर इसकी पोजीशन को लिखता हूं, कुछ देर के बाद उसका ट्रांसफॉर्म होके उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। रोटेट मान लो वो 5 डिग्री हो गया, ऐसे 5 डिग्री हो गया, कुछ देर बाद, हां, फिर उसके बाद कुछ देर बाद के बाद वो 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ भैया, 30 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद वो 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ देर के बाद घूम के, हाँ, फिर वो घूम के 120 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब वो घूमे जा रहा है, क्या हो रहा है? घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। अब आप खुद देखो, जब वो इनिशियल पोजीशन में था, जब वो कहां पे था? इनिशियल पोजीशन में था, यहां पे। मैंने कहा उसको यहां से 100 डिग्री यहां ले जाओ, सॉरी 100 पिक्सल लेफ्ट में ले जाओ, यहां से। तो वो यहां पे दिखता, हाँ। अब सेम जब मैंने उसको एक्टिव कराया, किसके लिए? कि भैया जब आप 20 डिग्री पे हो, जब आप 20 डिग्री पे रोटेट हो रहे हो, तो मैंने कहा यहां से आप खुद को 100 पिक्सल दूर ले जाओ, तो 100 पिक्सल यहां दिखेगा। फिर मान लो ये थोड़ा सा और टिल्ट हुआ, थोड़ा सा और रोटेट हुआ, मान लो ये 30 डिग्री रोटेट हुआ, तो 30 डिग्री रोटेट हुआ, यहां से मैंने कहा 100 पिक्सल दूर, तो वो यहां दिखेगा मुझे। तो पहले वो यहां दिखा, फिर वो यहां दिखा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, तो ये 30 डिग्री रोटेट हुआ। तो 30 डिग्री रोटेट हुआ, यहां से मैंने कहा 100 पिक्सल दूर, तो वो यहां दिखेगा मुझे। तो पहले वो यहां दिखा, फिर वो यहां दिखा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, यहां, और इस तरीके से हमारा वो सर्कल बनते हुए हमें यहां पे नजर आ रहा है। जब मैंने यहां पे क्या लिखा था? ट्रांसलेट, कि भैया आप घूमते रहिए हो, आप एक्स डायरेक्शन में 100 पिक्सल दूर चले जाओ, और ट्रांसलेट सिर्फ आपको 100 पिक्सल ही दूर रहना है, इस तरीके से। ये देख लो। तो अगर मैं इसको स्टार्ट कराता हूं, इसको अगर हम कमेंट करते हैं, इसको अगर मैं एक्टिव कराता हूं, तो आपको वो उसी पोर्शन में नजर आएगा। देखो, ये देख लो, कितने आसानी से ये नजर आ रहा है हमें, कितने बढ़िया तरीके से। अब यहां पे सर्कल में तो हमें वो नजर आते हुए दिखा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर दूं, 200 पिक्सल और 200 पिक्सल, तो ये थोड़ा बड़ा सर्कल हमें नजर आएगा। अब ये देख लो, अब देखो ये साथ में खुद भी घूम रहा है, ये साथ में खुद भी घूम रहा है। ये देखो, इसकी गोलाई साथ में खुद घूम रही है। मैं इसके घूमने को भी बंद कर सकता हूं कि ये सिर्फ सर्कल में ऐसे चले, नॉर्मल। ये खुद ना घूमे, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसे चले, नॉर्मल। ये खुद भी घूम रही है, मैं इसके घूमने को भी बंद कर सकता हूं, ये सिर्फ सर्कल में ऐसे चले, नॉर्मल। ये खुद ना घूमे, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं? यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दो कि रोटेट 0 डिग्री था तुम, हां, अब आप रोटेट होके -360 डिग्री पे जाना। तो जो उसका खुद के घूमने का है, अब ये बिल्कुल ऐसे करके घूमेगा सर्कल में। पहले वो खुद भी घूम रहा था ऐसे करके, मैंने, अब ये बिल्कुल ऐसे करके घूमेगा सर्कल में। पहले वो खुद भी घूम रहा था ऐसे करके, मैंने बोला भैया तुम अपोजिट में घूमना, तो उसके मैंने अपोजिट फोर्स लगा दिया, तो अब आपको ये सर्कल में घूमते हुए नजर आएगा। और अगर मैंने यहां पे बॉर्डर रेडियस को एक्टिव कर दिया, तो आपको दिखेगा कि अब पूरे तरीके से गोले में घूमते हुए नजर हमें आ रहा है।
और अगर मैं इसके अंदर कुछ कीवर्ड डाल देता हूं कि मान लो मैंने इसके अंदर लिख दिया सन, तो सन क्या यहां पे नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है भैया। सन के फॉन्ट साइज वगैरह को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाता हूं, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, अगर 30 पिक्सल कर देता हूं, कलर व्हाइट, जो उसके अंदर कलर है सन। भैया इसके तो सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इनको 200 पिक्सल का कर दो और डिस्प्ले फ्लेक्स करा दो कि मेरे अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर होना चाहिए। ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, ये लीजिए, ये लीजिए। अब आपका परफेक्ट तरीके से एक सर्कल क्रिएट हो जा रहा है, परफेक्ट तरीके से देख रहा है। हाँ, ये पूरा परफेक्ट। अब आपका सेंटर, ये लीजिए, ये लीजिए। अब आपका परफेक्ट तरीके से एक सर्कल क्रिएट हो जा रहा है। लीजिए, अलाइन अंदर 30 पिक्सल कर देता हूं, कलर व्हाइट, जो उसके अंदर कलर है सन। भैया इसके तो सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, इनको 200 पिक्सल का कर दो और डिस्प्ले फ्लेक्स करा दो कि मेरे अंदर का जो कंटेंट है वो सेंटर में आना चाहिए। बॉर्डर रेडियस को हटा दूं तो तुम उसके बारे में समझ सकते हो कि ये कैसे घूम रहा है। तो बस इस लास्ट वाला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला, ये क्यों आया, ये क्यों आया, क्योंकि वो घूम भी रहा था। तो मैंने कहा भैया तू घूम घूम मत, तो उसके बाद रुक जा, क्योंकि वो ऐसे करके घूम रहा था। मैंने कहा तू उस टाइम पे घूम मत, तो मैंने उसके अपोजिट फोर्स लगा दिया, अपोजिट फोर्स लगा दिया। अगर ये नहीं होता तो आप देखोगे वो खुद भी घूमे जा रहा था साइड में, खुद भी घूमे जा रहा था साइड में। ये देखो, ये खुद भी घूमे जा रहा था, मुझे इसके खुद के घूमने को बंद कराना था। तो मैं इसके अपोजिट फोर्स लगाऊंगा ना। हाँ, कि तू 0 से 360 जाता, 0 से -360 जा, उल्टे में जा। तो वही मैंने यहाँ पे करा, रोटेट 0 डिग्री से, रोटेट -360 डिग्री। अब तुम बोलोगे यार भैया यार ये तो बहुत ही खतरनाक मेथड है यार, इसको मैं, ये तो इंट्यूशन भी नहीं है, इसमें तो इंट्यूशन भी क्रिएट हुई है। हाँ दोस्त, मेरी भी नहीं हुई थी जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अब मैं और बेटर तरीके से कैसे ये बना सकता हूँ? क्या और कोई तरीका नहीं है क्या मेरे पास भैया? भैया और कोई तरीका नहीं है क्या? मैंने कहा है दोस्त, ये अभी तो मैंने इतना सारा कोड लिखा, मैं इसको और छोटे में कर सकता था। कैसे कर सकता हूँ? देखो दोस्त, तुम्हें क्या करना है, मान लो इसको तो मैं बना ही सकता हूँ। एक सर्कल है तुम्हारे पास, इसको तुम्हें सिर्फ ऐसे रोटेट कराना है, खुद पे ही रोटेट करना है, इसको सिर्फ रोटेट कराना है। ठीक, मैं ये तो चाहता हूँ कि भाई मेरा जो एंड गोल है वो ये है कि भैया एक सर्कल आए जो ऐसे करके पूरा गोला चक्कर लगाए। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मान लो तुम कोई इंसान हो, तुम कोई इंसान हो, तुम कोई इंसान हो, और तुम्हें ना गोला चक्कर लगाना है, तुम्हें गोल चक्कर लगाना है, ऐसे ही, ऐसे करके, ऐसे करके। तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। पर अगर मैं बोलूँ कि एक सर्कल है जो रोटेट हो रहा है, जो खुद में ही रोटेट हो रहा है, खुद में ही, ऐसे करके, जो इस सर्कल को रोटेट करा सकता है ना, ऐसे करके खुद में। हाँ, और मैं कह रहा हूँ तुम बस इस सर्कल पे आके बैठ जाओ। ये जो सर्कल है, इसके ऊपर आके बैठ जाओ। अरे यार सेलेक्ट हो जा भाई, इस सर्कल के ऊपर आके बैठ जाओ। तो अगर ये सर्कल खुद में ही ऐसे करके घूम रहा है, खुद में ही ऐसे करके घूम रहा है, तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई ना, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। मैं क्या कह रहा हूँ अभी तुम्हें बताता हूँ। देखो दोस्त, मान लो अभी फिलहाल के लिए मैं इन सबको वो करता हूँ कि मैंने यहाँ पे एनिमेशन वगैरह दे रखा है, और इस पूरे को हटा देता हूँ, इस पूरे को हटा ही सकता हूँ मैं, या इस पूरे को कमेंट कर देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ फ्रॉम ऊपर वाले को कोई दोबारा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं अभी तुम्हें इसका मीनिंग समझा देता हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये वाला मेथड बहुत आसान है, जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम किसी चीज को सर्कल में घुमा सकते हो। समझ लो, फिलहाल के लिए मैं सन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर तुम इसको देखोगे आउटपुट को, तो ये घूम तो रहा है, क्या घूम रहा है ये? क्योंकि रोटेट तो हो ही रहा होगा, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर रेडियस हटा भी दूं, आपस में तो रोटेट हो ही रहा हो। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, आपस में तो रोटेशन हो ही रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी इंसान को बढ़ा दूं यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पे किसी को खड़ा भी कर दूं, तो वो ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। ये जो गोला है ये घूम रहा है, मैंने किसी को यहाँ पे कर दिया खड़ा, तो वो इंसान भी तो ऑटोमेटिकली घूमना स्टार्ट हो जाएगा सर्कल में। समझ रहे हो? वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिलहाल ये मैं इसको कर देता हूँ 400 पिक्सल, और इसको कर देता हूँ 400 पिक्सल, और इस डिप के अंदर एक एलिमेंट ले लेता हूँ, क्लास सन मान लो। इस सन को पकड़ता हूँ, डॉट सन, इसकी हाइट और विड्थ हम दे देते हैं। इसकी हाइट होगी मान लो 50 पिक्सल, और विड्थ है 50 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर है ग्रीन।
तो मुझे पता है इनिशियली ये कहां पे प्रेजेंट होगा, ये सेंटर पे प्रेजेंट होगा, देख रहे हो ये घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। अब अगर मैं इसको बॉर्डर रेडियस को कर दूं, इसका बॉर्डर रेडियस को कहां गया बॉर्डर वाला, इसके बॉर्डर रेडियस को 50% मार्क कर देते हैं। तब कितना कहां मैंने क्या कोड लिखा है, बॉर्डर रेडियस 50%। मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 50% करा, तो देखो ये अंदर वाला हमें सर्कल में घूमते हुए नजर आ रहा है, पर ये इसको अगर मैं थोड़ा बाहर लेके चले जाऊं, थोड़ा बाहर लेके चले जाऊं, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूं कि तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन चेंज कर दे कि भैया तू ट्रांसफॉर्म हो जा, ट्रांसलेट x टू 50 पिक्सल भी अगर मैंने उससे दूर कर दिया, ये देखो अब ये मुझे सर्कल में घूमते हुए नजर आ गया। 100 पिक्सल कर दिया, ये देखो, और इसको अगर मैं गोला कर दिया, बॉर्डर रेडियस 50%, तो अब हमें नजर आएगा कि भाई भैया ये इसके अराउंड रोटेट हो रहा है, क्योंकि ये तो मुझे दिख नहीं रहा रोटेट होते हुए, पर ये भी रोटेट हो रहा है। तो मैंने क्या करा, ये सर्कल रोटेट हो रहा है, बस तू सर्कल में खड़ा हो जा इतनी दूरी पे, तो तू ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे जैसे तुम हो कि तुम कहीं तुम्हें घूमना है, तो एक तो तुम खड़े हो जाओ, अब खुद जाके घूमो, या फिर कोई चरखी वो घूम रही है ऐसे गोल में, तुम चरखी पे जाके खड़ा हो जाओ बस। तो वही मैंने करा कि वो उस चरखी पे जाके खड़ा कर दिया। तो अगर वो चरखी घूम रही है, तो मैं भी खुद भी घूमना स्टार्ट हो जाऊंगा। यही है जो मेन गेम है। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा। आपके होमवर्क ये है कि आपको सोलर सिस्टम बिल्ड करना है। जो हमारे सोलर सिस्टम है ना ये वाले, हाँ इनको आपको बिल्ड करना है कि क्या मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ, ऐसे करके एक सन होगा, उसके अगल बगल प्लेनेट घूमते जा रहे हैं, ऐसे करके क्या आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप बिल्ड कर सकते हैं तो कमेंट कर देना हाँ भैया बिल्ड हम कर चुके हैं, आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप बिल्ड कर सकते हैं तो कमेंट कर देना हाँ भैया बिल्ड हम कर चुके हैं। तो अब मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में। आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी बिल्ड हम कर चुके हैं। तो अब मैं आपको मिलूंगा किसी नई वीडियो में। आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि आप इसको बिल्ड कर सकते हैं।
हाय एवरीवन, ये हमारी एक कंप्लीट सीरीज क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेलविंड सीएसएस प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सीएसएस की, ताकि तुम आगे जाके रो ना कि हमको सीएसएस नहीं आती, टेलविंड पढ़ा दिया। तो उसमें बहुत बेसिक मैं सीएसएस पढ़ाऊंगा जो रिपीटेडली यूज्ड वैल्यूज होती है। एग्जांपल फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या होता है, या एक पेज का लेआउट बनाते कैसे हैं वो हम सीखेंगे। क्या मेंटल मॉडल रहता है व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ वेब पेज, और उसके साथ साथ हम और भी सारी वैल्यूज जो कॉमनली आस्क्ड होती है, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का लिनियर ग्रेडियंट हो गया, या आपके पास में इमेज हो गया, इमेज में मास्किंग हो गई, वो सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, और वो हम करेंगे थ्रू सीएसएस। बेसिक बात करेंगे एकदम बिल्कुल बेसिक रहेगी ये वाली वीडियो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये मैं पढ़ाऊंगा कैसे। आई ट्राई टू रेप्लिकेट वन वेबसाइट का हीरो सेक्शन, नया बार हीरो सेक्शन और एक मार्की, तो आपको बेसिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी वंस दिस इज आउट ऑफ द ऑलराइट। तो भाई क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू द लेटेस्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेलविंड। पहली वीडियोस में हमने बात कर ली है काफी सारी चीजों की, पोजीशनिंग की बात कर ली है, टेलविंड बेसिक्स की बात हमने कर ली ऑलरेडी, और हमने 4-5 चीजों की और बात कर ली है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अप्लाई की बात करेंगे, अप्लाई डायरेक्टिव। हेलो, ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे हो सकते हैं भाई। ऑलराइट, तो भाई क्या हाल है सबके। वेलकम टू अनदर वीडियो एंड दिस इज अ लॉन्च वीडियो। वी आर कमिंग अप विद अ टेलविंड प्लेलिस्ट। यू लास्ट मी दिस क्वेश्चन की मोशन पहले पढ़ा दिया, टेलविंड बाद में पढ़ा रहे हो। तो भाई माय चैनल माय रूल्स, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, और अब मेरा मन कर रहा है टेलविंड पढ़ाने का तो मैं वही कर रहा हूँ। इसमें I'm pretty much going to talk about CSS and Tailwind CSS throughout। इस मोशन पे ज्यादा फोकस नहीं होगा, मोशन की मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, which is motion for React, प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारी बातें करी है रिगार्डिंग एनिमेशंस एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट कैन इंप्लीमेंट टू नेल डाउन द एनिमेशन पार्ट ऑफ योर वेबसाइट, सॉर्ट ऑफ माइक्रो इंटरेक्शंस पार्ट ऑफ योर वेबसाइट। इस प्लेलिस्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन क्रिएट दीस डिजाइंस फ्रॉम स्क्रैच। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डिजाइन है, उसको स्क्रैच से आपको कोड करना है टेलविंड और रिएक्ट में, तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। करिकुलम देख लेते हैं फटाफट से। दिस विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो, आगे बहन की। So this is the you are going to do it। करिकुलम देख लेते हैं फटाफट से। दिस विल बी वेरी शॉर्ट वीडियो, मक्खी आगे बहन की। So this is the curriculum that I've come up with. The first topic would be the basics of CSS, because अगर आपको CSS नहीं आती तो चाहे आप टेलविंड सीखो, चाहे आप रॉकेट इंजीनियरिंग सीखो, आप डिजाइन को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे कोड में। तो CSS सीखना जरूरी है टेलविंड सीखने से पहले, या CSS आप टेलविंड के साथ साथ भी सीख सकते हो अगर उतनी आपकी पकड़ नहीं है तो। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक गाइडलाइंस होती हैं, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ टेलविंड। अब आप CSS लिखते हो दूसरी फाइल में, और फिर आप क्लासेस जो होती है टेलविंड की वो डायरेक्ट HTML या रिएक्ट के JSX या TSX में लिखना शुरू करते हो। डिफरेंस क्या है, व्हाट आर दी कन्वेंशंस, और कैसे एक सेकंड नेचर बन सकता है आपका बनाने के लिए डिजाइंस, उसकी बात करेंगे इन द सेक्शन ऑफ बेसिक्स ऑफ टेलविंड सीएसएस। थर्ड हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन फंडामेंटल्स की। नाउ विद टेलविंड यू कैन प्रोटोटाइप रियली क्विकली मोबाइल फर्स्ट डिजाइंस। आप मोबाइल के लिए बनाते हो, डेस्कटॉप के लिए बनाते हो, एक ही बात है। यू विल हैव टू हैव दोज ब्रेक पॉइंट्स क्लासेस, मतलब SMMD XL to SXL, या कस्टम तुम्हारे पास में कोई भी अगर ऐसी स्पेसिंग वैल्यूज हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हो विद इन टेलविंड। एंड दिस इज गोइंग टू बी टेलविंड CSS V4। वी आर नॉट going to support V3, V4 पे बात करेंगे, which is the latest and in my opinion better than V3 by huge magnitude। उसकी बात करेंगे कि कैसे आप responsive design fundamentals पे फोकस करके you can create great looking websites for both mobile, tablets, larger screen size is consistent throughout। वो देखेंगे हम टेलविंड में कैसे कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस फीचर ऑफ। हेलो जी, टाइम क्या हुआ?
क्या हाल है भाई सबके। वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज ऑफ टेलविंड सीएसएस प्लेलिस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक्स ऑफ सीएसएस की, ताकि तुम आगे जाके रो ना कि हमको सीएसएस नहीं आती। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड का लिनियर ग्रेडियंट हो गया, से कर सकते तो बड़ा परेशानी होती है भाई, मौत आती है वनीला सीएसएस लिखने में, बट क्या कर सकते हैं। विल सी ट्रू। चलते सीधा कोड एडिटर पे। आई हैव गॉट दिस वेबसाइट दैट आई वांट टू रेप्लिकेट। वेबसाइट का नाम है finta.com पे जाओगे, बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन वेबसाइट है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल एंड मस्त है। हम ये रिक्रिएट करेंगे थ्रू CSS और JSX। अब HTML यूज नहीं कर रहा, मैं JSX में यूज करूंगा। कोड एडिटर पे चलते हैं। ये हमारे पास में एक बेसिक पेज है, एक Next.js रेपो है दैट आई एम। कोड एडिटर पे चलते हैं। CSS और JSX, अब HTML यूज नहीं कर रहा, मैं JSX में यूज करूंगा। कोड एडिटर पे चलते हैं। ये हमारे पास में एक बेसिक पेज है, एक Next.js रेपो है दैट आई एम यूजिंग। I'll teach you how to do it in React, but for the simplicity I might add my styles into this global.css file। अब ये सब मेरे को नहीं चाहिए तो मैं हटा देता हूँ, but you'll have this। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट कर दूंगा राइट साइड में, because it's been a long time that I've done this, and hello world should be printed onto the website। ठीक है, tailwind import कर देता हूँ for font। Yeah, you see the point। website, ठीक है, tailwind import कर देता हूँ for font। Yeah, you see the point why I use tailwind। बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड बच जाता है। तो चलते हैं, टेलविंड यूज नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे यार फॉन्ट फैमिली को। गूगल फॉन्ट्स में इंटर चाहिए मेरे को, इंटर ले लूंगा इधर से। दिस इज आल्सो हाउ यू इंपोर्ट फॉन्ट्स। आई वांट टू गेट दिस फॉन्ट, गेट एम्बेड कोड। वेब के लिए चाहिए तो लिंक नहीं चाहिए, इंपोर्ट टैग चाहिए। इंपोर्ट टैग चाहिए तो ये चल जाएगा। देखते हैं काम करते हैं करता है। ये इंपोर्ट कर लिया एंड HTML बॉडी में डालता हूँ। तो मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग वो भी बॉर्डर बॉक्स, फॉन्ट फैमिली भी इंटर। देखते हैं काम किया है कि नहीं किया है। परफेक्ट, काम कर रहा है। कूल। सो नाउ वी हैव द फॉन्ट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, पहले तो ये सीखो एक वेबसाइट बनाने के टाइम पे उसको स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। मैं इस वेबसाइट को देख रहा हूँ तो मेरे पास में नाम आ रहा है, मैं स्क्रॉल करूंगा तो फिक्स नाम आ रहा है, तो उसका अकाउंट करना है हमें। एक ये चीज है, इसको बैच बोलते हैं, बैनर बोलते हैं, कुछ भी बोलो। H1 टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग है, एंड देन वी हैव गॉट बटन्स। ठीक है, और एक इमेज हमारे पास में है। ये चीज हम कैसे करेंगे, ये पूरा पेज है। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें देखना चाहिए बैकग्राउंड जो भी इसमें है। फॉर एग्जांपल, फॉर नाउ विल अज्यूम दिस इज अ लिनियर ग्रेडियंट, एक व्हाइट से किसी ब्लू टोन में जाता है, और वो हम देखेंगे कैसे करना है। बट द कंटेंट इज मेनली सेंटर्ड। अभी कंटेंट सेंटर्ड है तो तुम्हें मैक्स विड्थ लगानी पड़ेगी ताकि कंटेंट सेंटर्ड रहे। उस मैक्स विड्थ के अंदर तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो एक कंटेनर लगानी पड़ेगी ताकि कंटेंट सेंटर्ड रहे। उस मैक्स विड्थ के अंदर तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो एक कंटेनर होगा जिसकी कुछ स्टाइलिंग होगी, और उसके अंदर कंटेंट होगा जिसकी कुछ स्टाइलिंग होगी। तो बताते हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एच स्क्रीन में डाल दूं, इसको बताता हूं कैसे करते हैं एच स्क्रीन। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद रेप्लिकेटिंग दिस एंड स्टार्टिंग टू लर्न अबाउट CSS। पढ़ाऊंगा नहीं, रिफ्रेशर है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एटलीस्ट एस्टैब्लिश हो। कूल, फेयरली सिंपल। फर्स्ट आई विल डू इज आई रिमूव दिस हेलो वर्ल्ड, और ये होम में कर देता हूं मैं। यहाँ पे कंपोनेंट बना देता हूं, एक कंटेनर, RFC एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कंटेनर, एंड इट विल टेक चिल्ड्रन एंड इट विल रेंडर। ओके, बहुत अजीब लगता है ये, बट या कंटेनर MX ऑटो ये सब मेरे को नहीं चाहिए। टेलविंड की क्लास आई कॉल इट कंटेनर। व्हाट इज कंटेनर? कंटेनर की होगी मैक्स विड्थ 1200 px, मार्जिन वुड बी 0 ऑटो। कूल, ये कंटेनर होगा तुम्हारे पास में, जो कंटेनर क्लास दे दी, और चिल्ड्रन हम इधर डाल देंगे। कूल, अब पेज पे जाते हैं, इसको देंगे क्लास, और वी कैन जस्ट प्रीटी मच यूज दिस कंटेनर। ठीक है, विल इंपोर्ट दिस कंटेनर, और इसको दे देंगे हम लेआउट। नाउ लेआउट वुड बी, पहले इसको कुछ हेलो देते हैं भाई, देख लेते काम करता है कि नहीं। What if you could secure your IT infrastructure against 80% of breaches with MX ऑटो काम नहीं कर रहा। Class name would be wrapper. So this is how it looks like. मेरा zoomed in है तो ये ऐसा आ रहा है, but what I'll try to do is try to make it 200 px so that you can see it. Now you see it। अभी zoomed in है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, को कंटेनर करने के बाद में लेआउट वुड बी बैकग्राउंड। देखो लेआउट में बैकग्राउंड इमेज डालनी है। पहली बात तो लेआउट तुम्हारा 100 व्यू पोर्ट हाइट होना चाहिए। हाइट 100 व्यू पोर्ट हाइट, 100 व्यू पोर्ट हाइट मतलब सारा लेकर दिखाता हूं कैसे बैकग्राउंड अगर तुम कर दोगे रेड, तो अभी पूरी हाइट ले ली इसने। अब हमें इसमें क्या डालना है, बैकग्राउंड इमेज वुड बी लिनियर ग्रेडियंट। अब ये चाहिए टू बॉटम फ्रॉम वैल्यू और टू वैल्यू, मतलब लिनियर ग्रेडियंट कहां से कहां जाता देखना चाहते हो तुम। एंड के डिफॉल्ट कलर पैलेट देखो, और यहाँ पे कोई भी शेड उठा लो। मैं ब्लू की कोई शेड उठा लेता हूँ 100 वाली। तो कलर कॉपी कर लिया, टू बॉटम फ्रॉम वुड बी वाइट, टू वुड बी दिस। अब देखो तुम्हें थोड़ा ब्लू का शेड दिखा। अगर तुम इसको एक और ऐड कर दोगे प्रॉपर्टी वाइट, बैकग्राउंड में मैंने क्या लिनियर ग्रेडियंट डाल दिया। टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाना चाहिए, वाइट से शुरू होगा, ये ब्लूइश फेड पे जाएगा और फिर वाइट पे खत्म होगा। देखोगे तुम वाइट ब्लू वाइट सॉर्ट ऑफ रिजेंबल्स दिस, वेरी वेरी क्लोजली रिजेंबल नहीं कर पा रहा है, बट यू गेट द पॉइंट। ये एक्जैक्ट रेप्लिकेट हम किसी और वीडियो में करेंगे, बट फर्स्ट यू अंडरस्टैंड अबाउट लिनियर ग्रेडियंट्स। तो ये लिनियर ग्रेडियंट तुमने बैकग्राउंड इमेज पे डाल दिया। फॉर दिस फर्स्ट यू अंडरस्टैंड अबाउट लिनियर ग्रेडियंट।
what if you could build clean and responsive UIs so that you'd never again have to Google how to center a div? Sounds like a dream, right? Well, let's make that dream a reality. I get it. Tutorial after tutorial, you're still struggling with responsive layouts, custom styling, and making the most of Tailwind CSS. That's exactly why I created this complete and updated Tailwind CSS course. Not just another tutorial, but the one that finally clicks. This isn't your typical, here's a bunch of utility classes video. You don't fully understand how Tailwind works behind the scenes, aren't sure if you're following the best practices, struggle with dark mode, theming, or custom styles, feel lost when using pseudo-classes, media queries, or dynamic utilities, rely on JavaScript for things that Tailwind can handle natively, or maybe you just want to master Tailwind CSS instead of just messing with it. Then you are the one I created this course for. By the end of this free YouTube tutorial, you won't be just copying and pasting classes. You'll understand exactly how and why they work while mastering Tailwind fundamentals. You'll learn how to structure Tailwind CSS projects the right way, the key principles behind utility first. Very soon, the entire course and much more will be available as a structured, lesson-based experience on our brand new platform, JS Mastery Pro. Over there, you'll find quizzes, interactive exercises, additional deep dives, and you'll also get access to the full build and deploy section where we take everything you've learned and build a fully responsive, professional landing page from scratch. You'll build a sleek navbar and a hero section, a trusted by companies section, a detailed how it works breakdown, testimonials and impressive stats, a powerful call to action, and a polished footer with a full light and dark mode support. And depending on when you're watching this, you can either join the waitlist or, if you're lucky, jump right in and start learning on JS Mastery Pro. The link is in the description. So, whether you're a complete beginner or an experienced developer looking to master Tailwind, this course will take you from what's a utility class to watch me build this complex layout in minutes. So, what are you waiting for? Let's dive right in and master one of the most essential skills in modern web development. Tailwind CSS isn't just another styling framework. It's a utility-first ideology that makes building modern, responsive websites faster and easier. Unlike Bootstrap, HandDesign, or Material UI, which come with predefined components and styles, Tailwind gives you complete control through small, reusable utility classes. So instead of writing custom CSS from scratch, you can simply combine these classes to style your site exactly how you can simply combine these classes to style your site exactly how you want. This approach has completely transformed the way developers write CSS. Sure, UI kits are great at first, but tweaking them to match your design, that's a headache. Let's be honest. Default UI component libraries stick out like fast food menus. They work, but they all look the same. Tailwind, on the other hand, is like a fully stocked kitchen. It gives you the ingredients, not the prepackaged meal. No more rigid, no more cookie-cutter designs. You get the flexibility to customize everything while keeping your codebase clean and maintainable. Still, if you want to use some ready-made components, Tailwind's ecosystem has exploded with component libraries that support it. Everything from Tailwind UI and Headless UI, and of course, everyone's favorite, ShotCN. These libraries let you build UIs fast. Of course, everyone's favorite, ShotCN. These libraries let you build UIs faster than ever without sacrificing customization. But do real companies actually use Tailwind? Absolutely. From OpenAI to Shopify, Loom, The Verge, Turbo, GitHub, Microsoft, and even NASA, Tailwind CSS is the go-to choice for many big companies. The official example showcase highlights some of the biggest brands using Tailwind CSS in production. So, are you ready to take your styling game to the next level? Let's dive right in. So, how does Tailwind CSS actually work? Before we dive in, let's quickly compare traditional CSS with Tailwind's utility-first approach. So, how do we normally write CSS? Well, we create some elements and assign them CSS classes. Something like we create some elements and assign them CSS classes. Something like a div with a container and an h1 with a container heading. And then we define those classes in CSS. Dot container, give it a display flex, justify content center, you know the drill. And you can also style the heading. Here, container and container headings are just custom classes with predefined styles. But now let's rethink that with a utility-first mindset. What if instead of writing custom class names, we broke styles into small, reusable utility classes? Something like .flex will set a display flex. Item center will set the line
items to center, and so on. You can do the same thing for colors or even font sizes. With these utilities in place, we can now structure our HTML like this. You can create a div and give it class names of flex, justify center, item center. And the same thing goes with the p tag. See the difference? We're still using classes, but instead of defining custom class names, we're composing styles directly with utility classes. And this is exactly how Tailwind CSS works. Every Tailwind class is just a predefined CSS rule. For example, when we use Flex, Tailwind generates that property behind the scenes. And I get how this might feel like just a lot of extra work, but trust me, it'll save you hours because you won't have to worry about class names, structuring styles with a BEM methodology, or managing gigantic CSS files. You can just use the utilities and Tailwind does the rest. But Tailwind simplicity is also a cause for a lot of misconceptions around it. There's a common myth when talking about Tailwind, and that is, aren't all of these just inline styles? We're basically writing everything on a single tag, inline. So why can't we use just a regular CSS? Applying a style property with a padding of 10 and a color of blue. Well, it's not really the same because this doesn't allow you to use more advanced properties like pseudo classes, which we'll explore later on, and they also don't give you access to media queries. But even more importantly, which we'll explore later on, and they also don't give you access to media queries. But even more importantly, inline styles cannot be reused. You have to rewrite them on every single element where you need them. But Tailwind CSS utility classes, on the other hand, are completely reuse them on whichever element you want across the entire application. Hopefully, you will never again think that Tailwind is the same as inline styles, and you're actually excited to see what more it brings to the table. So let's dive deeper into this crash course so that very soon you can build a real-world product. दीपावली के शुभ अवसर पर जेकार्ड वेब डेवलपमेंट कंपनी लेकर आई है आपके लिए बेमिसाल दीपावली Dive into complex layouts. Let's start with Tailwind Play, an interactive online playground for testing Tailwind CSS styles. I'll put the link to it down below this lesson. And once you're there, you can delete all the pre-generated code. Instead, let's start with a basic hello world. So far, super plain and super boring. So let's bring Tailwind into the mix. As I already mentioned, Tailwind provides a set of predefined utility classes to style elements without having to write custom CSS. For example, we can very easily style this H1. Just start by giving it a class and start typing text dash. And immediately, you'll see a drop-down with all of the related utilities. This will include immediately, you'll see a drop and start typing text dash. And immediately, you'll see a drop-down with all of the related utilities. This will include alignment, font sizes, colors, and more, making it super easy to explore and apply all of these different styles. So let's apply a property of text-center, text-LG, as well as text-blue-400. And just so we don't have to stare at this white screen while everything else is of text-center, text-LG, as well as text-blue-400. And just so we don't have to stare at this white screen while everything else is dark, I'll put it right below and head over in stare at this white screen while everything else is dark, I'll put it right below and head over into CSS and target the body element by giving it a background color. 10172A is this nice Tailwind CSS color. And
And now if you want to apply some kind of a margin to this text element, you can say margin top 2 maybe, which will apply a slight margin to push it from the top. And you can easily change the text color to something like cyan 400. That's looking great. But now the main question is, how does Tailwind CSS actually work behind the scenes? Well, at the bottom here, there's a generated CSS tab. Click on it and it'll expand. Here, you can find different sections. All includes everything Tailwind generates, including default styles and theme-based utilities. Next, there's theme, which contains the Tailwind CSS built-in theme variables like colors, spacing, and more. There's base, which includes global styles like removing default margins from the body element. And then there's the custom component styles. I'll teach you how that works later. And finally, the most important part, which are the utilities. It contains the actual CSS generated for each utility that you use. For example, right now in our HTML, we have only text center, text LG, cyan 400, and margin top of 2. So let's see how each one of these utility classes looks like when converted to plain CSS. MT2 applies a margin top where they calculate some kind of a spacing here. This is super nice because they're using CSS variables to make the whole system super modular. They're not using absolute values. Text center simply applies a text align property of center. Text LG not only changes the font size, which is what you would assume, but also modifies the line height to make it look better. And then cyan 400 simply changes the color. So if you quickly change this color from cyan to maybe something like green, you can see that it automatically gets replaced with another style right here. And what that means is that Tailwind CSS generates styles on the fly, only for the classes we actually use. This keeps our CSS lean and efficient. Think of it like a Thanos finger snap. Change a class and the styles adjust instantly. Now let's continue experimenting with some background colors, spacings, font styles, and borders. Create a new div element that'll wrap the H1 that we have right here. That'll look something like this, and we can indent it properly. Now we can apply a class to this div and give it a bg-violet-200 color. We can also give it an H of 10 for the height. A W full, so it takes the full width of the container. Border-2, border-violet-600, rounded-MD to round up the corners a bit, margin Y of 4 to divide it a bit from the top and bottom, and padding of 2. We can also change the H1 a bit by giving it a font of mono, font-extra. Bold. And there we go. It says hello world. And we never entered another file. We did everything within this HTML, or later on, this will be JSX or even TSX file, because Tailwind is widely used in React and Next.js. So let me actually break down what happened here. WFull and H10 are width and height properties.
The full simply sets the width to 100% of the container, and H10 simply provides about 2.5 rem or about 40 pixels of height. BG Violet 200 applies a background color, and 200 stands for a shade of that color. Next, Border 2 and Border Violet 600 simply apply a border, first by giving it a border width, and of course, this gives it a border color. Rounded MD applies a medium border radius to make the corners rounded. Margin Y of 4 is interesting. It applies a margin, but why margin Y? Well, you could have done margin top, which would apply something on the top. You can do margin left for left, right for right, or bottom for bottom. Or you can use Y for top and bottom, like Y-axis, or X for left and right. It's super flexible. The full notation looks something like this. You say M, and then you can either apply top, right, bottom, left, or Y or X, and then the size you want to apply. And the same thing goes with the padding. You can say padding, top, bottom, left, right, X, Y, whatever you want to do, or if you don't apply anything, it'll apply it on all sides. Finally, we have text center, which you already know what it does. Font simply applies a font family, and this changes the font weight. And while we're here, we can also have a quick lesson on margins and paddings. Many developers confuse the two. Margin is an external spacing, which pushes the element away from others, while padding is internal spacing, so it adds space inside of an element. So if I put this on the right side, so it's easier to see what's happening, and if I increase margin Y to something like 10, you'll see that it pushes more from top, but also from the bottom, even though we cannot see it. And if I increase the padding to something like padding of 6, you'll see that it adds more internal space. But now, if we truly want to center this text, we also need to make this div a flex container and give it a justify center, as well as items center properties. There we go. So now you know a bit more about different types of properties that we can apply to different elements using Tailwind. The possibilities are really endless, and even though it might seem like I'm coming up with these names off the top of my head, memorizing them is super simple once you get the hang of it. And of course, another pro tip is if you want to figure out what the actual CSS value of a specific property is, just hover over it and you'll see exactly what it does. They even provided this nice comment to tell you exactly how many rems or pixels. I'll let you know the Tailwind superpower. Tailwind CSS isn't just about predefined utility classes. It's also incredibly flexible thanks to its just-in-time compiler, also known as JIT. The JIT compiler generates styles on demand, which means that Tailwind only includes the exact styles your project uses, keeping your final CSS small and efficient. For example, let's say you want to rename this H1 to JSMastery.pro, which is the URL of a code platform we've been building for months that allows you to create custom learning paths. And also, let's say you want to give it a font size of something like 13 pixels, which is not a predefined Tailwind utility. Normally, you would have to create which is not. Let's say you want to give it a font size of something like 13 pixels, which is not a predefined Tailwind utility. Normally, you would have to create an inline style or give it a custom class, but with the JIT compiler, you can do this instead. Text-13 pixels within square brackets, just like this. Or you can do something like 20 or even 30. It is completely up to you. Any value you want, you can apply it automatically, and the JIT compiler will add it to the generated CSS, removing all the unused style, only keeping the used ones, keeping your CSS bundle as small as possible. So why is this JIT compiler such a big thing? Well, first of all, because it optimizes performance, generating only what you need. It gives you faster build times because it doesn't need to precompile thousands of different classes. It supports arbitrary values, which means that you can pass any custom size, color, or property to make your website super unique. And it works seamlessly in more mechanics behind how Tailwind CSS works. Let's move on to layouts and Flexbox, because knowing how to style elements is useless if you don't know how to position them. Tailwind provides powerful utilities for structuring layouts with positioning, display properties, Flexbox, and grid. So let's go over them one by one. Most of the time, you'll see yourself using display, position, and maybe sometimes overflow CSS properties. So let's first talk about positioning. Positioning defines where an element appears relative to its container or the viewport. There's a position of relative, which moves the element relative to its normal position. Then there's absolute, which moves it to the nearest parent. There's also a fixed position, which sticks the element to the viewport so it doesn't scroll, as well as position sticky, which makes it behave normally until scrolled to a certain point. For example, if you create a behave normally until so it doesn't scroll, as well as position sticky, which makes it behave normally until scrolled to a certain point. For example, if you create a red 10 by 10 square and you give it a top 0 property, it'll be fixed at the top of the page regardless of your scroll position. Then, much more important than position, there's display, and specifically Flexbox in Tailwind. It determines how an element behaves in terms of layout and visibility within the document. It's one of those must-have CSS skills for creating responsive layouts, and the moment you master Flex, well, you can flex on everyone. There's display block, which simply takes up the full width. There's display inline, which behaves like text, which means that it doesn't have any width or height. And finally, there are two very powerful display properties. The first one is Flex, which enables Flexbox, and the second one is Display Grid, which enables the CSS grid properties. So let's start by exploring Flexbox in action. I'll create a new div that has a class equal to Flex, which just enables Flexbox. Then I'll give it justify-end, which will align the items within the container to the right. And finally, space-x-6, which will add some spacing in between the elements. So let's add that inner element of div, and we can also just immediately close it. I'll give it a class equal to h of 16 for the height, w of 16 for the width, rounded-full to make it into a circle, and a bg of blue 500. Now I'll duplicate this div right below 2 times.
and immediately you'll see 3 different circles. Let's also apply a bit of a margin top of 2 to give them some space, and let's change the colors. Let's go with blue, orange, and green. There we go. Oh, and it looks like I almost remade the letterbox logo. That was fun. But hey, just by putting these 3 different divs right here, you can play with the flex layout. Maybe change it from justify end to justify around, baseline, between, center, and evenly. Whatever you want to do, you can totally do it and see it happening live right here. But what if you want to have a column-based layout where the elements are not happening live? And evenly, whatever you want to do, you can totally do it and see it happening live right here. But what if you want to have a column-based layout where the elements are not one next to another, but rather one on top of the other? Well, you can do that very easily by assigning it a flex-col property, which stands for column. And of course, if you want to modify how the elements appear on a column, instead of using justify properties, you can use items-properties. So you can center them, end them, start them, stretch them. You can do whatever you want with it. For now, I can just put justify center, items center as well, and give it a space y of 6 instead of x of 6. And now we have 3 vertical circles. Now these circles could be anything. They could be divs, they could be images. You're free to move the content however you'd like across the screen, allowing you to create any kind of layout. Even this Tailwind screen that you're seeing right now is just a series of rectangles. In CSS, everything is a rectangle. See this part right here? Well, it's a rectangle. This preview window, also a rectangle. This button, well, I think you can guess it. And that's exactly what makes Flexbox positioning super useful. And if you want to practice on Flexbox or learn it for the first time, there's a game called Flexbox Froggy that helps you learn Flexbox. The goal of the game is simple. You just have to move the frog from water to, and trust me, it's justified. Transforming this code to a CSS grid is super simple. Let's just remove the flex and flex-col properties, as well as the item center and justify center. Heck, we can remove everything. And let's just apply a grid property, as well as grid-cols-3, which stands for 3 columns. And we can also apply a gap of 2 in between the elements. We can also give it a margin top of 2 to divide from the top, and a margin x of 2 to divide from the corners. Now, what's cool about this grid is that if you don't provide the width, it'll naturally expand to fill its space. You can do similar things with Flexbox, but grid makes it super simple to fill out the entire width or height of something. So, in simple words, this code right here creates a 3-column layout. You can change it to something like 5, which will make it a 5-column layout, giving us space for 2 more elements. As with Flexbox, there's many other grid properties that you can use, from columns, rows, flows, and more, to truly master it. And if you're new to CSS Grid, well, there's no frogs here, but a grid garden. It works very similarly to Flexbox Froggy, but it doesn't have as good of a name. Here, you can move different things around to grow your garden. So with that in mind, you now know the basics of how you can position your elements within a layout using Grid and Flexbox in Tailwind CSS. Of course, these are just native CSS properties and Flexbox in Tailwind CSS. Of course, these are just native CSS properties, but Tailwind makes it super simple to use them. How to make your websites look good on all different kinds of devices? Well, Tailwind makes responsive design easy by using mobile-first breakpoints. It gives you a set of predefined device widths ranging from small, medium, and large to extra large. What's cool about them is that by default, they set a min width, which means that it sets styles for a specific screen width or larger, not smaller, okay? College students get free Gemini upgrade for 1 year. Okay, that means that we're talking about a mobile-first methodology. Still, you're open to use something known as a max width to set up styles for a specific screen width or smaller. But as I said, Tailwind is mobile first, so the min width queries will be applied by default. Now, let me show you how that works in practice. Let's say that we have a div, and that div will render a p tag that'll say something like, I appear on screens wider than 768 pixels. Let's also give it a class equal to text-white. Perfect. Here it is. Now, how do we actually make this piece of text do what it says it's going to do? Well, very easily. By giving this outer div a class of medium devices block, but typically hidden. So what this means is that we will apply a display of none, but only on medium devices where media width is greater than or equal to 48 rem, which is about 770 pixels. Then we change the display to block. So now if I move this around a bit, you can see the width on the top right, and if I expand it over 768 pixels, there we go, you can see that it appears right here. So these 2 characters in a column right here are what's called a media query. Media queries allow you to change CSS properties depending on the screen width. Now, on top of being able to change the display properties of certain elements, using media queries, you can change whatever you want. So let me make this always visible, but let's change the text background color depending on different screen sizes. We start with small, and on small, we can give it a background of something like, well, you know what? We can already start with these predefined colors. I'll go from 500 all the way until the end. So let's start with 500. And now if we go over 640 pixels, you'll be able to see it right here. But what happens if we change it to medium, something like BG Amber of 700? Well then, if you go even wider, you'll see that it'll change once again. So there's one thing that we can deduct from this, and that is that larger screen sizes will always override the smaller ones. Even though here it says that the width has to be greater than 40 rems, which it is in this case as well, but still, this one is not being applied because the medium one is being applied because it's greater than 48 rems, even though both of them are true. But you can also flip it around on its head by using the max width media queries. As I said, by default, Tailwind uses min width,
But if you say max SM or if you say max MD, then it'll be applying that only if the width is lower than that specific size. So now you can see that currently it's like this, but then we increase it, it changes again. So you have two different ways of targeting different elements. Tailwind's doc page on this is super useful. You can see the different breakpoints they recommend, and you have a couple of examples of a simple marketing page component that uses a stack layout on a small screen and a side-by-side layout on larger screens, which means that you have full control over how it works. The only thing you have to do is play with the media queries. They even give you a full explanation of that example. And right below, they mentioned the mobile-first approach that I was telling you about. This means that unprefixed utilities, like uppercase, take effect on all screen sizes, while prefixed utilities, like MD uppercase, only take effect on specified breakpoint, the end above being the keyword right here. So getting back to our example, without using the max prefix, just using the regular small and medium, small will only work on small and above, and medium will only work on medium on small and above. And medium will only work on medium and above. Keep that in mind. Medium, small will only work on small and above, and medium will only work on medium and above. Keep that in mind. If there's only one thing to take away from this lesson, then is that Tailwind uses a mobile-first approach, and it looks at the media query and above. Or if you want to switch it around, then you apply a max before it. And I might be repeating myself a bit here, but I think it's important to dive a bit deeper into this, because while it doesn't click, it's going to feel weird. So Tailwind even has another section on it. What surprises people the most about the mobile-first approach is that to style something for mobile, you need to use the unprefixed version of a utility, not the small prefix version. Don't think of small as on small screens. Think of it as at the small breakpoint. So do not use small to target mobile devices, because this will only center text on screens 640 and wider, not on small screens. Rather, use unprefixed utilities to immediately target mobile by default. Okay, so the text will center on mobile by default, and then only change it if you want to change it for larger devices. And I think this dives right into the reason of what mobile-first approach means in the first place, and that is that it's a good idea to implement the mobile layout for a design first, and then layer on any changes that make sense for small screens, followed by medium screens, and so on. And of course, it's super important to mention that you can fully customize your breakpoints. If you want to make sure that it works on specific types of devices, or your specific layout breaks on specific widths, well, you can fully customize the exact breakpoints you want to add, such as extra small or even triple XL. And remember the just-in-time compiler? It allows you to provide arbitrary values, which means that you can say min 320 pixels. Apparently, we developers love dark mode. A recent study on Medium.com reveals that more than 70% of software engineers decide to use the dark mode theme for their IDEs. But it's not just the IDEs. We love dark websites too. So let me teach you how to apply styles for different themes like light and dark mode. Tailwind supports dark mode natively. You just have to add the dark keyword before class. Let me show you. I'll create a div, and this div will have a class equal to bg white, and in there I can say something like dark mode disabled because it's white, right? But now the only thing I have to do is say on dark mode, apply a background of black. And with that, we have technically enabled our dark mode, but we cannot see the text. So what do we have to do? Well, by default, we can make the text black, but on dark mode, we can make it white. By saying text-white. And with that, our dark mode is working. And the way it knows that I want to have my dark mode enabled is based on system or browser preferences. So on your operating system or in your browser, you can try to switch to light mode. My eyes hurt, and immediately you'll see that this part also got changed to white. Or if I decide to switch to dark mode, that's much better. This has changed immediately, just by prefixing the dark properties. But now, often in our websites, you also have to create your own toggle to allow the weirdos to switch to the light mode. Just kidding, I like using it sometimes too. So to make this work, we'll have to modify the configuration to include a special dark class. There are two ways to toggle dark mode manually. You can use the preferred color scheme and override the dark variant to use your custom selector, or you can use something known as a data attribute to automatically activate the theme. For this demo, I'll go with the toggling dark mode manually approach that allows us to add custom directives in the CSS file just above the theme directive. So let me copy this part right here, and back in our playground, I'll head over to CSS, and I'll add the @custom variant of dark, where .dark and .dark everything turns on the dark mode. If we don't specify this, the theme will automatically adapt based on the user's operating system. Pretty cool, right? You only need to mention this if you want to allow users to switch between the themes on their websites. It's a choice you can give them. So whatever utilities or styles Tailwind provides, just add the dark before them, and you're all set. Those utilities will only take effect when the theme is set to dark. Otherwise, they won't have any impact. Now, I prepared a very quick code example, which I'll give access to somewhere below this lesson or within the GitHub README of this project, where we have a card, and within that card, we have an h3 and a p tag, as well as a button. This button has a manual JavaScript on-click handler, which simply adds a class of dark.
This then targets the DOM and applies that class of dark to the browser. So now if you click it, you can see that we can toggle it on or off. And no longer is our theme based on these system preferences. Rather, we now have an actual toggle that allows us to switch between the different themes. Now, you can also notice there are some weird properties here, like ring 1 or ring slate 900. Heck, there's also a shadow that we added to this element. What are these properties? Well, these are some special utility classes. Shadows allow you to, well, very quickly add a shadow to a specific element. And trust me, I don't want to teach you what each and every single property does. This lesson would be too long and you wouldn't remember any of it. Instead, if you head over to Tailwind CSS, press Command K and search for any of these properties, you can immediately see what it does. Just click right here, and there we go. Drop Shadow MD, LG, and Excel. You can see it visually, and it'll even explain what it does and exactly how it works, alongside a full reference guide to Shadow XL, basic and variant dark. You can just normally say which values you want in the light mode, and then prefix the dark for the same values on the dark mode. Pretty cool, right? Hopefully now you know how you can implement dark themes to make the developers happy. Tailwind makes your life easy, but just how customizable is it? I already told you that you can make everything fully custom, but let's say you want to introduce a new color that isn't present in the default Tailwind CSS theme. You can achieve that in a couple of different ways. So let me go over different methods one by one. First, you can do it inline. Whatever the value is, just put it inside square brackets. Like if you have a p tag with a specific background and padding, and you want to get to a specific text, you can just say text dash, and then within square brackets, define the value. You can see that that value can be any of the millions of colors available for you to choose. It might be even better to change it like this, because backgrounds are also fully customizable. You can say be any of the available colors. Pretty cool, right? But it's not just for colors. You can use it for any utility class. Let's say you want to have custom font sizes or custom paddings. You just do this. P-16 pixels, text-36 pixels, something like that. You can do whatever you want. You already know how to apply custom colors and more. Whenever you want to add something custom or arbitrary, just add the right value within the square brackets. Still, this has some disadvantages. You'll soon notice that this is only for the small tasks. As you add more sections to your app, it simply doesn't make sense to provide custom values for every single piece of text. Now imagine you're using the same color in multiple files, and then your boss or manager or somebody tells you to modify it to something else. Imagine just a number of files in different places where you just have to change a simple value. It's not ideal. So this is the moment where the Tailwind config becomes super relevant. It will enable you to control and organize the entire visual style of your application. The procedure is simple. Simply head over to your CSS file and use something known as Tailwind CSS directives to write any config you want. This is one of the biggest changes that came in Tailwind CSS v4. It completely shifts the approach of configuring your project in a JavaScript file and allows you to configure it directly within CSS. So how exactly can you do it? Well, just head over into your CSS file and modify the theme directive. For example, let's say you want to add this chestnut color. You can do that very easily by saying --color -chestnut, and you can give it a value of whatever value we use right here. Let's use this one. Oh, we're in CSS. I don't have to wrap it in string signs. That's good to know. And now, if you go back, instead of manually defining the value, you can just say text-chestnut, and you can see that it still uses the same color. Pretty cool, right? So now, if you have to change this value across tens of thousands of files, you only have to change it once. Within this CSS file, if you change the value, it'll completely change everywhere else. So if you check out the theme tab within generated CSS and search for your newly added color, you can see it right here as a single line of code. And as you expected, for this to work, there has to be a specific rule or syntax of what should be configured in which way. For example, colors are defined by prefixing them with --color and then a name, and a custom font can be introduced by something like --font, and then you can define the size. You can read about all of these different namespaces within the Tailwind CSS docs. You can change anything from colors, fonts, text sizes, breakpoints, containers, blurs, animations, and more. But there's another way in which you can make your custom styling even more reusable. Remember the dark mode example, where we created long styles for a very long class name, as it has some very cool hover and active effects. No one likes to see such a long line of code for a simple button. And now imagine you have to use this button across 10 different files. That would be a mess. So how can you avoid such cases while still having that flexibility that Tailwind CSS gives you? Well, there are a couple of solutions. First, you could break your layouts into specific components. Instead of writing everything in a single page, you can create a separate component for that button and then just call it in a single line. The second step is to use directives. Remember those base, components, and utilities tabs? Tailwind CSS offers directives for each of these to define specific styles. But what does this mean, base, components, and utilities? Well, these are parts of an approach to structuring and organizing styles using the configuration file method. Base simply applies styles globally across your project. For your elements like h1 tags or p tags, you might want to have a specific style which you want to use across the entire page, so you can define how a base heading should look like. There's also the components part, which is used to style specific components or reusable UI elements like cards, footers, and more. And then there's utilities, which are atomic styles for individual properties like margins, paddings, typography, colors, and more. And there's another directive called @apply that inserts Tailwind CSS styles into CSS. We also have the add layer, and using these, we can create custom styles for base, components, and utilities. Let me show you how we can do that by heading over into our CSS, and right below the theme, I'll say add layer, components, and I'll define a card component, within which I will @apply, margin of 10, rounded -LG, as well as a BG white. For now, I'm fine with just these three properties. So if we go back to the HTML here and remember our dark mode toggle example, there's a lot of class names right here in this div, such as margin of 10, rounded LG, and BG white. So let's say that we want to take all of these classes. I'll take them and I'll apply them over this card properties, because cards typically have similar margins, rounded corners, backgrounds, paddings, and shadows. So most likely we want to create it as a special layer component of card. And now this would significantly one by also need aspect is the single bit of it. Sorry for making your eyes bleed. Think about and analyze all of these properties together, and there we go. All of the properties are applied with a single class name. Doesn't look that good, but it gets the job done. That's the magic of it. A lot of people don't realize just how useful these directives are and just complain that Tailwind CSS makes their code look messy. Maybe they just want to rant about something on X. Anyway, moving on, there's also another way of improving your Tailwind CSS game, and that is to use component libraries like ChatCN. It already comes with a set of predefined components, like buttons, for example, that behaves nice,
looks nice, and has some default styles. You can very easily grab the code because it's just that, a button. But behind the scenes, Shadcn will set up Tailwind CSS for you and automatically create different variants of the button you can use. So you can style it further if you want to. So you can use it as a default button by just importing different elements from Shadcn and giving them some variants. But the best thing about it is, if you want to give it a class name and change its color, you can just use native Tailwind here as well by saying class name text-red 500, and it will apply that Tailwind CSS style to an already themed button. Pretty cool, right? It just allows you to do so much more in less time while still keeping everything customizable. Because let's be honest, these are very default looking components. Buttons, breadcrumbs, avatars, aspect ratios, these are super plain and simple. Boring even, right? But the beauty of it, considering that it has been built on top of Tailwind, is that you can add colors and make it yours by completely customizing every single bit of it. Sorry for making your eyes bleed there for a second, but I think you get the idea. Tailwind CSS is super flexible and doesn't require you to just write all the styles in line. It allows you to be as specific as you want by choosing arbitrary values or by defining how smaller or bigger parts of your entire application will look like by default. This was such a cool lesson that I believe not a lot of people cover when talking about Tailwind, and I loved recording it. So if you find it useful, I would appreciate it so much if you could click the Trustpilot link and recent Tailwind CSS is not customizable. It is, and you don't have to write everything about how Tailwind CSS is not customizable. It is, and you don't have to write everything X about how Tailwind CSS is not customizable. It is, and you don't have to write everything in line. Now you know that, and you just have to figure out a way that works for you. Great job. Now that you understand what Tailwind is and how it works, I want to teach you a couple of Tailwind CSS tips and tricks, the ones that I struggle with and the ones that most people have no idea about. First, let's explore a couple of special utilities. Did you know that you can change the default accent browser color for elements like checkboxes and radio groups? The only thing you have to do is provide a class of accent and then choose a color which you want to add, which gives you a completely customized look of even the tiniest bits like checkboxes. And usually when building a responsive website, these were the accents. So I'll add a comment right here saying accent, and this was just the first trick of many. So let me show you the second one. It'll be all about fluid text. So usually when building a responsive website, you have to take care of the text size on different devices. You'll have to do something like this, like change the size on different breakpoints. So it's bigger on larger devices and smaller on smaller devices. But did you know that there's also a custom style approach that you can use here? Something like this. Text min 10 VW and 70 pixels. So how this works is it is entirely fluid. I mean, just check this out. Whereas this first example changed only 2 times. It is fairly big for a long time, and then even bigger. What you can do with this fluid approach is change it every single pixel that the screen size changes. Pretty amazing, right? Much smoother and more responsive. Instead of relying on the media query, we kind of calculate the value depending on the screen size automatically. Third thing I want to talk about is the file. If you work with file inputs, you know the pain of styling a default layout. You might need to use a fully custom library or set the input display to none and then create your own. Tricky, isn't it? Thankfully, Tailwind provides a better solution. It looks something like this. You can define a label, and within it, you can define an input. And then the only thing you have to do is use the file prefix, which automatically applies all the customizations to the input. The next step is all about highlights. Let's say you want to override the default blue or other highlight that appears when a user selects the text on the screen. Well, Tailwind CSS gives you a very simple solution to that. Check this out. By default, when you hover, it is blue. But by using a selection property, you can very easily change how it looks like. Now it is green. You simply have to apply a class of BG green. But if you weren't using Tailwind and you wanted to do this with manual CSS, well, you would have to write this kind of messy code. This makes it so simple to be more creative and do whatever you want because you have complete control just by writing a few lines of code. Now, another pro tip I want to give you is about writing less JavaScript. I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? By using artificial intelligence. Well, yeah, if you take the time to learn well, you can perform so many tasks that are typically done using JavaScript with Tailwind CSS alone. Sounds pretty crazy, right? But think about how often you made an accordion or relied on a library or states to manage it. Doing something like that with Tailwind is super simple. Check this out. You can use the HTML5 details and summary components and then apply some kind of an open prefix selector, and it just works by default. Well, this is pretty crazy. You can also modify the color of the caret. Check this out. It is pink. See this thing right here popping in and out, letting me know where my cursor is? Well, that is called a caret, if you didn't know, and you can make it any color you want. And I want to say these were just some examples that shows just how of a unique tool Tailwind CSS really is. There's even more, like before and active states, styles that only work on certain screen sizes like landscape or portrait, styles for area and screen readers, gradients, animations, and it even lets you apply styles when printing your website. Covering all of these would be another course on its own. So I put together a reference guide with some of the best when you're doing something cool with. Well, let me tell you a little secret. You don't have to memorize every single class. As you keep working with Tailwind, you develop muscle memory. It's like riding a bike or tying your shoes. You'll naturally know which classes to use for different elements. It can give you your radius, and you're wondering how it works within Tailwind. It is just a few those two. Well, that's here too. You'll be creating UIs like a pro without WebStorm, which is a fully fledged IDE. You can install the Tailwind CSS official extension that will speed up the writing of your Tailwind CSS classes significantly. And if you're using WebStorm, you'll also get an extra edge with features like color previews for your theme and detailed information on each Tailwind CSS utility when you hover over it. So if you want to follow along and see exactly what I'm seeing, as of recently, WebStorm became completely free for non-commercial use. So I'll leave the link down in the dashboard.
not stopping everything together by developing a stunning Fitness Pro landing page, a real-world project that puts your new Tailwind skills to the test. You'll build a sleek, fully responsive layout, dark mode support, and advanced styling techniques, a polished professional UI ready for production, and of course, we'll deploy it live so you can showcase it on your portfolio. So, if you want to keep going, you can access the full build and deploy section, along with structured lessons, interactive quizzes, and even more Tailwind deep dives over on JS Mastery Pro. Do you remember